बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने मेटल्स एंड अलॉयज़ के बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर किया था कि मेटल्स एंड अलॉयज़ क्या होते हैं, किस तरह के मटेरियल्स को मेटल्स एंड अलॉयज़ कहा जाता है, उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किस तरह से मेटल्स एंड अलॉयज़ को शेप कर सकते हैं, कूलिंग कर्व्स क्या होते हैं और फेज डायग्राम क्या होती हैं। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर से हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे उन मेटल्स एंड अलॉयज़ को जिन्हें डेंटिस्ट्री में वेरियस एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और जो सबसे पहली मेटल्स एंड अलॉयज़ की कैटेगरी जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसे डेंटिस्ट्री में यूज़ किया जाता है वेरियस एप्लीकेशन के लिए, वो है गोल्ड एंड अलॉयज़ ऑफ नोबल मेटल्स। यानी कि इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गोल्ड को डेंटिस्ट्री में कहाँ यूज़ किया जाता है, गोल्ड के अलॉयज़ को कहाँ यूज़ किया जाता है, और दूसरे जो नोबल मेटल्स के अलॉयज़ हैं उनकी क्या कॉम्पोजिशन और एप्लीकेशन होती है डेंटिस्ट्री में, उसे हम इस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हमारे इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि प्योर गोल्ड को कहाँ पे डेंटिस्ट्री में यूज़ किया जाता है, यानी कि प्योर गोल्ड की जो फिलिंग होती है वो किस तरह से की जाती है, उसकी क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, ये कवर करेंगे। गोल्ड एलॉयज़ को कवर करेंगे और दूसरे जो नोबल मेटल एलॉयज़ डेंटिस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं उनकी कॉम्पोजिशन और एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे डिटेल में। और इसके साथ साथ हम सोल्डरिंग, ब्रेजिंग और फ्लक्सेस के बेसिक कॉन्सेप्ट को भी इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। प्योर गोल्ड यानी कि ऐसा गोल्ड जिस पे आपने कोई कोल्ड वर्किंग नहीं की है, किसी मेटल के साथ उसे मिक्स करके एलॉय नहीं बनाया है। प्योर गोल्ड यानी गोल्ड अपनी प्योर फॉर्म में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इतना सॉफ्ट होता है कि ये फोर्सेस, डोमेस्टिकेटरी फोर्सेस होती हैं, इन्हें टॉलरेट नहीं कर सकता, अपनी शेप को उनके अगेंस्ट मेंटेन नहीं रख सकता और बहुत ईजिली डिस्टॉर्ट हो जाता है। यानी कि जो प्योर गोल्ड होता है वो इतना सॉफ्ट होता है कि वो अगेंस्ट डोमेस्टिकेटरी फोर्सेस अपनी शेप को मेंटेन नहीं रख सकता, वो ईजिली डिस्टॉर्ट हो जाता है, बेंड हो जाता है, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाती है अगेंस्ट द मेस्टिकेटरी फोर्सेस, उसे वो अच्छे से टॉलरेट नहीं कर सकता प्योर गोल्ड। तो प्योर गोल्ड की स्ट्रेंथ और हार्डनेस यानी कि प्योर गोल्ड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव किया जाता है दो तरीक़ों से। एक होता है कोल्ड वर्किंग और एक होता है एलॉइंग। यानी कि प्योर गोल्ड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि स्ट्रेंथ और हार्डनेस को दो तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, या तो कोल्ड वर्किंग करके या फिर एलॉइंग करके, यानी कि दूसरे मेटल्स के साथ मिक्स करके उसका एलॉय बना देते हैं ताकि उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ इम्प्रूव हो जाए। कोल्ड वर्किंग के ज़रिए किस तरह से इम्प्रूव किया जाता है गोल्ड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को? कोल्ड वर्किंग का कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि कोल्ड वर्किंग जब भी किसी मेटल या एलॉय पे परफॉर्म की जाती है तो कोल्ड वर्किंग की वजह से क्या होता है कि उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों इंप्रूव हो जाती हैं कि इक्वी एक्स ग्रेन स्ट्रक्चर फिब्रस ग्रेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, डिसलोकेशन कंसनट्रेटेड हो जाती हैं ग्रेन बाउंड्रीज में, और उस मेटल या एलॉय की जो होती है वो इलास्टिक लिमिट की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है, स्ट्रेंथ और हार्डनेस की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और उनकी एबिलिटी के उनको फर्दर आप डिफॉर्म कर सकें यानी डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी वो रिड्यूस हो जाती है। तो इसीलिए कोल्ड वर्किंग को वर्क हार्डनिंग भी कहा जाता है। तो इसलिए गोल्ड की स्ट्रेंथ और हार्डनेस को इंक्रीज़ करने के लिए यानी कि गोल्ड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए गोल्ड पे कोर वर्किंग किया जाता है, यानी कि वर्क हार्डनिंग किया जाता है उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। तो जो दूसरा मेथड है जिसके थ्रू गोल्ड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है वो ये है कि गोल्ड को दूसरे मेटल्स के साथ मिक्स करके एलॉय बना लिया जाता है, या स्पेसिफिकली ऐसे मेटल्स के साथ मिक्स करके गोल्ड के एलॉय बनाया जाता है जो कि सॉलिड फॉर्म में सॉलिड सोल्यूशंस बनाएं गोल्ड के साथ। क्योंकि जब हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि जो सॉलिड सोल्यूशन होते हैं उनमें सोल्यूशन हार्डनिंग इफेक्ट आता है, यानी कि सोल्यूशन हार्डनिंग इफेक्ट इस तरह से आता है कि जब भी एलॉय जो कि सॉलिड फॉर्म में जिसके मेटल कॉम्पोनेंट सॉल्युबल होते हैं, इनमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं, ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं, स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाती है, हार्डनेस इंक्रीज़ हो जाती है, यील्ड स्ट्रेस इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि वो जो मेटल कॉम्पोनेंट होते हैं उनमें जो जिन्होंने मिलके एलॉय बनाया है उन मेटल्स के डिफरेंट एटॉमिक रेडियाई होते हैं, डिफरेंट उनके साइजेस होते हैं जो कि स्लिप प्लेन की मूवमेंट को रेजिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो जो एलॉय होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में सॉलिड सोल्यूशन बनाए हुए हैं उसके मेटल कॉम्पोनेंट ने,
वो जो है वो उसके पास इम्प्रूव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ज़्यादा अच्छी स्ट्रेंथ और हार्डनेस होती है। तो इसीलिए गोल्ड की स्ट्रेंथ और हार्डनेस यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए या तो गोल्ड पे कोल्ड वर्किंग की जाती है या फिर उसे दूसरे मेटल कंपोनेंट के साथ मिक्स करके एलॉय बनाया जाता है। इस तरह से गोल्ड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव किया जाता है। और गोल्ड की ये जो एबिलिटी है कि आप उस पर कोल्ड वर्किंग कर सकते हैं, और हमने पढ़ा था कि कोल्ड वर्किंग की मेन रिक्वायरमेंट क्या होती है कि कोल्ड वर्किंग आप किसी ऐसे मेटल या अलॉय पे ही कर सकते हैं जो कि डक्टाइल हो या मेलिएबल हो। तो गोल्ड जो होता है वो बहुत ज़्यादा मेलिएबल और डक्टाइल है, यानी कि जितने भी मेटल्स की बात की जाए तो गोल्ड सबसे ज़्यादा मेलिएबल और डक्टाइल है। इसलिए गोल्ड को आप आसानी से कोल्ड वर्क कर सकते हैं और कोल्ड वर्किंग करके उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो गोल्ड की ये वाली प्रॉपर्टी के इससे कोल्ड वर्क कर सकते हैं, इसकी डक्टिलिटी और मेलिबिलिटी की वजह से इस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज किया जाता है जब आप गोल्ड की फिलिंग प्लेस करते हैं टूथ कैविटी में, जो कि आगे जाके हम कोहेसिव गोल्ड फिलिंग में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि गोल्ड की ये जो प्रॉपर्टी है कि ये मेलिएबल और डक्टाइल है, जिसकी वजह से इन्हें कोल्ड वर्क किया जा सकता है, इनकी इस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज किया जाता है कोहेसिव गोल्ड फिलिंग के टाइम पे, यानी कि जब आप गोल्ड की फिलिंग को प्लेस कर रहे होते हैं टूथ कैविटी में। और जो गोल्ड के एलॉयज़ होते हैं, यानी कि जो गोल्ड के एलॉयज़ हैं, उन्हें यूज़ किया जाता है कास्ट रेस्टोरेशंस बनाने के लिए। अब यहाँ पे आपने अपना ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है, क्योंकि जब भी हम मेटल्स एंड एलॉयज़, इन्वेस्टमेंट और कास्टिंग वाले लेक्चर डिस्कस कर रहे होंगे तो कास्ट रेस्टोरेशन का वर्ड बार बार आ रहा होता है। तो कास्ट रेस्टोरेशन का वर्ड ये इंडिकेट कर रहा होता है कि ऐसे प्रोसेसेस, ऐसा अप्लायंस या ऐसी रेस्टोरेशन जिसे मेटल या एलॉय से बनाया गया है, उसके लिए जनरलाइज वर्ड जो है वो कास्ट रेस्टोरेशन का यूज़ किया जाता है। यानी कि अगर कहीं पे भी कास्ट रेस्टोरेशन लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसी प्रोसेसेस, अप्लायंस या रेस्टोरेशन की बात हो रही है जिसे आपने मेटल या एलॉय से बनाया है। तो जो गोल्ड के एलॉयज़ होते हैं, इन्हें कास्ट रेस्टोरेशन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और कास्ट रेस्टोरेशंस में कौन सी रेस्टोरेशंस आ सकती हैं, कौन सी प्रोसेसेस या अप्लायंस आ सकती हैं? कास्ट रेस्टोरेशंस में आपके पास आ सकते हैं कास्ट डेंचर्स। कास्ट डेंचर की मैंने यहाँ पे इमेज नहीं डाली है, लेकिन हमने ये डेंचर वाले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि कास्ट डेंचर्स वो डेंचर होते हैं जिनमें डेंचर बेस को मेटल या एलॉय से बनाया जाता है। तो कास्ट डेंचर जो है वो डेंचर हो गया जिसमें डेंचर बेस को आप मेटल या एलॉय से बनाते हैं। और उसके अलावा कास्ट रेस्टोरेशन में आपके पास आते हैं इनले, ऑनले, क्राउन, और इस फिगर में आप देख सकते हैं सेकंड फिगर में ब्रिज। तो ये इनले, ऑनले, क्राउन और ब्रिज का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि ये किस तरह की रेस्टोरेशन होती हैं, क्योंकि मेटल्स एंड एलॉयज़ के लेक्चर में और आगे जाके इन्वेस्टमेंट और कास्टिंग के लेक्चर में भी कास्ट रेस्टोरेशन का वर्ड बुक में बार बार यूज़ किया हुआ होता है, या फिर कहीं पे इनले, ऑनले, क्राउन और ब्रिज के वर्ड भी यूज़ किए हुए होते हैं। तो आपका ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि कास्ट रेस्टोरेशन ऐसी रेस्टोरेशंस को कहा जाता है जिन्हें आप मेटल या एलॉय से बनाते हैं। तो कास्ट रेस्टोरेशन की कैटेगरी में जो इनले, ऑनले, क्राउन और ब्रिज आते हैं, इनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये किस तरह की रेस्टोरेशंस को इनले, ऑनले, क्राउन और ब्रिज कहा जाता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम कि इनले क्या होता है। इनले कहा जाता है ऐसी रेस्टोरेशन को जो कि रीस्टोर करती है विद इन द कस्प एरिया ऑफ द टूथ, जो कि आप ये देख सकते हैं कि इनले क्या कर रही है, विद इन द कस्प एरिया ऑफ द टूथ जो है वो रीस्टोर कर रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा कस्प इंटैक्ट है, मार्जिनल रिजेस जो है वो इंटैक्ट है, और विद इन द जो कस्प एरिया ऑफ द टूथ रिस्टोर कर रहा है ये रेस्टोरेशन, इसे इनले कहा जाता है। इनले के बाद आ जाते हैं ऑनले पे। ऑनले कहा जाता है ऐसी रेस्टोरेशन को जो कि रीस्टोर करती है विद इन द कस्प एरिया ऑफ द टूथ और कस्प को भी। तो ऐसी रेस्टोरेशन को कहा जाता है ऑनले। ऑनले ज़रूरी नहीं है कि सारे कस्प को रिस्टोर करे, 2 कस्प, 3 कस्प, चारों कस्प को कर रही है, और या फिर जो है वो सिर्फ 1 या 2 कस्प को रिस्टोर कर रही है, तब भी आप ऑनले बोलेंगे। इनले वो रेस्टोरेशन होती है जो कि विद इन द कस्प एरिया ऑफ द टूथ को रिस्टोर कर रही होती है, लेकिन जैसे ही कस्प को रिस्टोर करना शुरू करता है रेस्टोरेशन, उससे ऑनले कहा जाता है। यानी कि इनले सिर्फ विद इन द कस्प एरिया ऑफ द टूथ को रिस्टोर करती है, और ऑनली वो रेस्टोरेशन होती है जो कि विद इन द कस्प एरिया ऑफ द टूथ और कस्प दोनों को रिस्टोर करती है। उसके बाद आ जाता है क्राउन। क्राउन अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसी रेस्टोरेशन को कहा जाता है जो कि रिप्लेस करता है या रीस्टोर करता है टूथ के स्ट्रक्चर को जो कि प्रेजेंट होता है आउटसाइड द जिंजिवा, यानी कि गम लाइन से ऊपर जो टूथ का स्ट्रक्चर होता है
उससे जो रीस्टोर कर रहा होता है उसे क्राउन कहा जाता है, जो कि आप इस थर्ड इमेज में देख सकते हैं कि ये क्राउन है। क्राउन क्या कर रहा है, पूरा जो टूथ का वो स्ट्रक्चर जो कि अबव द गम लाइन प्रेजेंट होता है इसे रीस्टोर करता है। इसलिए क्राउन को लेम एंड टर्म में कैप भी कहा जाता है। जैसे कि हम कैप पहनते हैं ना सर पे, वो अपने हमारे हेड को कवर कर लेता है, इसी तरह से ये क्राउन जो है वो आपके टूथ के अपर पोर्शन को भी जो है वो कवर कर रहा है, इसलिए लेम एंड टर्म में क्राउन को कैप भी कहा जाता है। इसके बाद आ जाती है ब्रिज, जो कि आप इस इमेज में देख सकते हैं सेकेंड इमेज में कि ब्रिज शो हो रहा है। जब भी कोई मिसिंग टीथ होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टीथ जो तुझ यहाँ पे एक तुझ जो है वो मिसिंग है, चाहे एक तुझ मिसिंग हो या मल्टीपल टीथ मिसिंग हो, तो तुझ जब मिसिंग होता है तो वहाँ पे एडेंचुलस स्पेस बन जाती है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस तुझ को रिप्लेस करने के लिए जो एडेंचुलस स्पेस होती है, इस एडेंचुलस स्पेस के एंटीरियर और पोस्टीरियर जो नेचुरल टूथ प्रेजेंट होते हैं इनकी सपोर्ट ली जाती है और उस टूथ को, मिसिंग टूथ को रिप्लेस किया जाता है, उससे ब्रिज कहते हैं, जो कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये मिसिंग टूथ है जिसे ये रिप्लेस कर रहे हैं और दो नेचुरल टूथ की जो है वो सपोर्ट ली हुई है। तो ये जो इस तरह की रेस्टोरेशन या प्रोसेस होती है इससे ब्रिज कहा जाता है। और ये जो एडेंचुलस स्पेस होती है इसके लिए एक और वर्ड यूज़ किया जाता है सेडल। और ये जो टूथ होते हैं जिनकी सपोर्ट लेके ब्रिज बनाया जाता है इसे अबटमेंट कहते हैं। और ये जो पोर्शन है ब्रिज का जो कि रिप्लेस कर रहा है मिसिंग टूथ को, इसे कहा जाता है पॉन्टिक। यानी कि ये जो मिसिंग टूथ को जो रिप्लेस कर रहा है जो ब्रिज का पोर्शन, इसे पॉन्टिक कहते हैं। और ये जो आपके पास टूथ है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ब्रिज को, नेचुरल टूथ है जो कि एंटीरियर टू पोस्टीरियर प्रेजेंट है एडेंचुलस स्पेस के, इन्हें अबटमेंट कहा जाता है। और एडेंचुलस स्पेस के लिए दूसरा वर्ड सेडल भी यूज़ होता है। मैंने ये सारी टर्म्स यहाँ पे इसलिए बताई हैं क्योंकि बुक में अबटमेंट, सेडल, पॉन्टिक ये वाले वर्ड्स यूज़ हुए हुए होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं कि ये क्या बताना चाह रहे हैं। तो ये कास्ट रेस्टोरेशन के ही पार्ट हैं, उसी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे एक साथ ही क्लियर कर दी हैं। आई होप कि आपका यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्योर गोल्ड फिलिंग, या जिसे कोहेसिव गोल्ड फिलिंग भी कहा जाता है। प्योर गोल्ड फिलिंग को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, जिसे यूटिलाइज़ किया जाता है जब आप प्योर गोल्ड की फिलिंग को टूथ कैविटी में प्लेस कर रहे होते हैं। और वो कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप प्योर गोल्ड की दो पीसीस को आपस में प्रेस करते हैं, यानी कि प्योर गोल्ड के दो पीसीस को जब भी आप आपस में प्रेस करेंगे तो उनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला एरिया होता है, यानी कि वो एरिया जहाँ पे वो कांटेक्ट में आ रहे हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ पे इनका बन रहा है, वहाँ पे मेटालिक बॉन्ड्स फॉर्म हो जाते हैं। और इन मेटालिक बॉन्ड्स फॉर्म होने की वजह से वो गोल्ड आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, वेल्डेड हो जाते हैं विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ हीट। यानी कि आपने कोई हीट अप्लाई नहीं किया, आपने सिंपली क्या किया कि अगर दो पीसेस ऑफ प्योर गोल्ड, यानी कि दो प्योर गोल्ड के पीसेस को अगर आप आपस में प्रेस करते हैं तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उनके बीच में, वहाँ पे मेटालिक बॉन्ड्स फॉर्म हो जाते हैं और वो दो पीसेस आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। ये जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस होता है इसे कोल्ड वेल्डिंग कहा जाता है। और इसी कोल्ड वेल्डिंग के प्रोसेस को या इसके कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज़ किया जाता है जब आप प्योर गोल्ड की फिलिंग को प्लेस कर रहे होते हैं टूथ कैविटी में। अब कोल्ड वेल्डिंग को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे हम वेल्डिंग का वर्ड भी डिस्कस करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, क्योंकि आगे जाके जब हम सोल्डरिंग और ब्रेसिंग के कॉन्सेप्ट को कर रहे होंगे तो फिर वेल्डिंग के साथ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो वेल्डिंग सिंपली क्या प्रोसेस होता है जिसमें आप दो मेटल की सर्फेसिस को या दो मेटल के पीसेस को आपस में ज्वाइन करते हैं हीट अप्लाई करके या प्रेशर अप्लाई करके। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा कि वेल्डिंग क्या है। वेल्डिंग वो प्रोसेस है जिसमें दो मेटल्स या मेटल्स की सर्फेसिस को आपस में ज्वाइन किया जाता है, या तो हीट अप्लाई करके या प्रेशर अप्लाई करके या दोनों का कॉम्बिनेशन अप्लाई करके। और कोल्ड वेल्डिंग जो है वो वेल्डिंग की ही टाइप है जिसमें दो मेटल की सर्फेसिस को ज्वाइन करते हैं प्रेशर अप्लाई करके। कोई हीट अप्लाई नहीं कर रहे, कोई दूसरा मटेरियल यूज़ नहीं कर रहे। कोल्ड वेल्डिंग में सिंपली क्या करते हैं, दो मेटल की सर्फेसिस को ज्वाइन करते हैं प्रेशर अप्लाई करके। तो यही जो कोल्ड वेल्डिंग की प्रॉपर्टी है, इससे यूटिलाइज़ किया जाता है जब आप कोहेसिव गोल्ड की फिलिंग को प्लेस कर रहे होते हैं टूथ कैविटी में। और कोल्ड वेल्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी आप प्योर गोल्ड के दो पीसीस को आपस में प्रेस करते हैं, उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो जो उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाले एरियाज होते हैं वहाँ पे मेटालिक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है और वो दो पीसीस आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। अब हम इस कोहेसिव गोल्ड की फिलिंग को समझते हैं इस इमेज के थ्रू कि किस तरह से कोहेसिव गोल्ड को यूज़ किया जाता है
टूथ कैविटी को रिस्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो कोहेसिव गोल्ड होता है यानी कि प्योर गोल्ड की फिलिंग के लिए आपके पास गोल्ड फॉइल्स आते हैं जिनकी थिकनेस होती है 0.001 मिलीमीटर थिकनेस होती है। इन गोल्ड फॉइल्स को यूज़ किया जाता है टूथ कैविटी को रीस्टोर करने के लिए। यहाँ पे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि कोहेसिव गोल्ड की फिलिंग किस तरह से प्लेस की जाती है, किस तरह से कोहेसिव गोल्ड को यूज़ किया जाता है टूथ कैविटी को रीस्टोर करने के लिए या फिल करने के लिए। कोहेसिव गोल्ड के फॉइल्स आते हैं जिनकी थिकनेस होती है 0.001 मिलीमीटर थिकनेस के होते हैं, जिन्हें यूज़ किया जाता है टूथ कैविटी को रीस्टोर करने के लिए। ये गोल्ड के फॉइल्स आते हैं। इन गोल्ड के फॉइल्स को आप इस तरह से समझ लें कि जो सिल्वर फॉइल्स होते हैं या चांदनी के वर्क जिन्हें आप डेजर्ट में यूज़ करते हैं डेकोरेशन के लिए, डेकोरेशन पर्पसेस के लिए, तो इसी तरह से ये गोल्ड के फॉइल्स होते हैं और मल्टीपल गोल्ड फॉइल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं सिंगल कैविटी को रीस्टोर करने के लिए। अब हम समझते हैं कि प्योर गोल्ड फॉइल्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है टूथ कैविटी को रीस्टोर करने के लिए। जैसा कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक पेशेंट आया कैरियस लीजन के साथ, आपने कैरियस लीजन जो था वो रिमूव कर दिया और रिमूव करने के बाद इस तरह से फिगर ए में जैसे शो हो रहा है, आपने एक कैविटी जो है वो प्रीमोलर टूथ में जो है वो प्रिपेयर कर ली। कैविटी प्रिपेयर करने के बाद आप गोल्ड फॉइल्स को प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। गोल्ड फॉइल का जो सबसे पहला स्टेप होता है प्लेस करने, तो गोल्ड फॉइल को प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला गोल्ड फॉइल आप कैविटी में प्लेस करते हैं जो कि आप फिगर बी में देख सकते हैं, और कैविटी में प्लेस करने के बाद गोल्ड फॉइल को आप उससे प्रेस करते हैं ताकि वो गोल्ड फॉइल अच्छे से अडेप्ट कर जाए टूथ स्ट्रक्चर से। और ये जो प्रेस करते हैं इसे कहा जाता है कंडेंस करना, कंडेंसेशन का स्टेप कहा जाता है इसे। यानी कि आपने एक गोल्ड फॉइल को कैविटी में प्लेस किया, पहला गोल्ड फॉइल को आपने कैविटी में प्लेस किया, देन आप उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, उससे कंडेंस करते हैं ताकि वो गोल्ड फॉइल अच्छे से टूथ स्ट्रक्चर से अडेप्ट कर जाए। तो ये जो कंडेंसेशन होती है इसको 3 तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक मैकेनिकल टूल शो हो रहा है, एक टूल है जिसके थ्रू आप जो है वो मैन्युअली कंडेंस करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं और उसे अडेप्ट करवाते हैं। इसी तरह से ऑटोमेटिक मैलेट आते हैं। ऑटोमेटिक मैलेट क्या करते हैं कि ये लार्ज फोर्सेस अप्लाई करते हैं बट इनफ्रीक्वेंट इंटरवल पे। इसके साथ आपके पास आते हैं मैकेनिकल कंडेंसर्स भी आते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल ड्रिवन कंडेंसर्स भी आते हैं। उनका इलेक्ट्रिकल ड्रिवन कंडेंसर्स का फ़ायदा ये होता है कि वो लाइट फोर्सेस बट फ्रीक्वेंट इंटरवल पे अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उन्हें भी यूज़ किया जा सकता है। मैनुअल इस तरह का टूल भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो है वो आप ऑटोमेटिक मैलेट भी यूज़ कर सकते हैं, और मैकेनिकल कंडेंसर यानी कि इलेक्ट्रिकली ड्रिवन कंडेंसर्स भी जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि सबसे पहले क्या करते हैं, कैविटी प्रिपेयर करने के बाद आप अपना पहला गोल्ड फॉइल प्लेस करते हैं, उससे प्रेस करते हैं, कंडेंस करते हैं और अच्छे से अडेप्ट करवाते हैं कैविटी वॉल से यानी कि टूथ स्ट्रक्चर से। फर्स्ट गोल्ड फॉइल प्लेस करने के बाद आप दूसरा गोल्ड फॉइल जो है वो प्लेस करते हैं। दूसरा गोल्ड फॉइल प्लेस करने के बाद आप क्या करते हैं, दोबारा से कंडेंस करते हैं और प्रेस करते हैं। तो वो जो सेकंड गोल्ड फॉइल होता है, जब आप उसे कंडेंस और प्रेस करते हैं तो वो फर्स्ट गोल्ड फॉइल से जब कांटेक्ट में आता है वहाँ पे मेटालिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं और वो दोनों आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। यही कोल्ड वेल्डिंग कहलाती है, और यही कोल्ड वेल्डिंग की प्रॉपर्टी को यूटिलाइज किया जाता है प्योर गोल्ड फिलिंग से टूथ को रिस्टोर करते हुए। फिर सेकंड गोल्ड फॉइल के बाद आप थर्ड गोल्ड फॉइल को प्लेस करते हैं, उसे कंडेंस और प्रेस करते हैं ताकि वो अटैच हो जाए या बॉन्ड कर जाए वो फर्स्ट और सेकंड जो कि ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं फॉइल उनसे। फिर थर्ड के बाद आप फोर्थ गोल्ड फॉइल प्लेस करते हैं। इस तरह से आप गोल्ड फॉइल को प्लेस करते जाते हैं, उसे कंडेंस करते जाते हैं, प्रेस करते जाते हैं ताकि वो बॉन्ड करता जाए एग्जिस्टिंग जो है वो गोल्ड फॉइल से, और तब तक गोल्ड फॉइल को प्लेस करते रहते हैं जब तक कि एंटायर कैविटी यानी कि जो एंटायर कैविटी आपने बनाई थी वो फिल ना हो जाए गोल्ड से। जैसे ही पूरी कैविटी जो है वो गोल्ड से फिल हो जाती है उसके बाद आप फिनिशिंग करते हैं और पॉलिशिंग करते हैं। फिनिशिंग और पॉलिशिंग करते हुए जो एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि फिनिशिंग और पॉलिशिंग जब कर रहे होते हैं तो फ्रिक्शन जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है। तो गोल्ड की फिलिंग में आपने ये ध्यान रखना होता है कि बहुत ज़्यादा हीट जनरेट ना हो, बहुत ही ग्रेजुअली, बहुत ही सटल वे में आपने फिनिशिंग और पॉलिशिंग करनी होती है, क्योंकि अगर ज़्यादा हीट जनरेट हो गई तो गोल्ड एक मेटल है, वो उस हीट को आगे कंडक्ट करता है। तो जब गोल्ड उस हीट को आगे कंडक्ट करेगा तो वो हीट कहाँ पे जाएगी, पल्प में जाएगी, और पल्प डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट जनरेट नहीं करनी होती, फिनिशिंग और पॉलिशिंग के दौरान अवॉइड करना होता है एक्सेसिव हीट की जनरेशन को।
तो इस तरह से कोहेसिव गोल्ड को यूज़ किया जाता है टूथ कैविटी को रीस्टोर करने के लिए। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि कोहेसिव गोल्ड फिलिंग जो है वो थिन गोल्ड फॉइल्स में आती हैं जिनकी थिकनेस 0.001 मिलीमीटर थिकनेस होती है। गोल्ड फॉइल्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि हीट ट्रीटमेंट की जाती है गोल्ड फॉइल की। यहाँ पे एक हीट ट्रीटमेंट वाला पॉइंट समझने से पहले एक पॉइंट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि ये जो गोल्ड फॉइल्स होते हैं इनका परफेक्टली क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये गोल्ड फॉइल आपस में क्लीन होंगे, ये गोल्ड फॉइल सही से क्लीन होंगे, तभी ये गोल्ड फॉइल्स जो हैं वो जब हम इन्हें प्लेस कर रहे होंगे और कंप्रेस, कंडेंस या प्रेस कर रहे होंगे, तब इनमें मेटालिक बॉन्डिंग सही से फॉर्म होगी और ये जो है वो एक अच्छी कोहेसिव गोल्ड फिलिंग जो है वो फॉर्म करेंगे। तो इसीलिए एक प्रैक्टिस ये भी होती है कि गोल्ड फॉइल्स को यूज़ करने से पहले, यानी कि टूथ कैविटी को रीस्टोर करने से पहले गोल्ड फॉइल से ये किया जाता है कि इनको हीट किया जाता है इलेक्ट्रिकल फर्नेस पे या फिर गैस फ्लेम पे 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ताकि कोई भी जो एब्जॉर्ब गैस है या ग्रीस है वो रिमूव हो जाए, वो अच्छे से क्लीन हो जाए। इसी के साथ एक और चीज़ करनी होती है कि टूथ को आइसोलेट करना होता है, स्लाइवरी कॉन्टेमिनेशन से बचाना होता है, क्योंकि अगर स्लाइवा की कॉन्टेमिनेशन हो गई गोल्ड फॉइल पे तो भी वो बहुत अच्छे से बॉन्ड नहीं करेंगे, उनमें वेल्डिंग नहीं हो सकेगी, वो आपस में जो गोल्ड फॉइल्स हैं वो बहुत अच्छे से वेल्ड नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए टूथ को स्लाइवरी कॉन्टेमिनेशन से बचाना भी बहुत ज़रूरी होता है, इसके लिए रबर डैम यूज़ किया जाता है। और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि गोल्ड फॉइल्स जो होते हैं उन्हें आप प्लेस करते हैं, देन कंडेंस करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो वो आप हैंड के थ्रू भी कर सकते हैं, यानी कि मैनुअल टूल्स से भी कर सकते हैं, या फिर मैकेनिकल कंडेंसर्स भी आते हैं उनके थ्रू भी कर सकते हैं, और ऑटोमेटिक मेलर से भी कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस कर लिया कि कंडेंसेशन यानी कि गोल्ड फॉइल को जब आप प्लेस करते हैं उसके बाद आप उसे कंडेंस करते हैं, प्रेस करते हैं, ये 3 तरीके से कर सकते हैं। हैंड इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं, ऑटोमेटिक मेलेट भी आते हैं, और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकली ड्रिवन कंडेंसर्स भी आते हैं। इन तीनों के ज़रिए जो है वो आप कंडेंसेशन कर सकते हैं, यानी कि कंडेंस कर सकते हैं गोल्ड फॉइल्स को कैविटी में। फिनिशिंग और पॉलिशिंग में हमने ये वाला पॉइंट डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी कि ओवर हीटिंग नहीं करनी होती फिनिशिंग और पॉलिशिंग में, क्योंकि अगर आपने ओवर हीट कर दिया तो पल्प को डैमेज हो सकता है, क्योंकि ये हीट गोल्ड के थ्रू, क्योंकि गोल्ड एक मेटालिक फिलिंग है जो कि हीट को कंडक्ट कर सकता है, तो ये हीट अगर पल्प में ट्रांसफ़र हो गई तो पल्प डैमेज हो सकता है, और पल्प अगर डैमेज होगा तो पेशेंट एक्सपीरियंस करता है पेन और डिस्कम्फर्ट। तो इसीलिए ओवर हीटिंग ड्यूरिंग फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग जो है वो अवॉइड की जाती है, स्पेसिफिकली गोल्ड फिलिंग के लिए। अब डिस्कस करते हैं कोहेसिव गोल्ड फिलिंग की प्रॉपर्टीज़ को। तो कोहेसिव गोल्ड फिलिंग की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं कि आपने कितनी ज़्यादा कोल्ड वर्किंग जो है वो उस पर की है कोहेसिव गोल्ड पे। तो कोल्ड वर्किंग क्या है कि ये जो हम गोल्ड फॉइल प्लेस करते हैं उसके बाद हम इसे प्रेस करते हैं, कंडेंस करते हैं, उस कैविटी की शेप में अडेप्ट करवा रहे होते हैं, यही कोल्ड वर्किंग कहलाती है। यानी कि जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं कोहेसिव गोल्ड या प्योर गोल्ड फिलिंग की, ये डिपेंड करती हैं कि आपने कितनी ज़्यादा कोल्ड वर्किंग की है, और कोल्ड वर्किंग डिपेंड करता है, यानी कि वर्क हार्डनिंग या कोल्ड वर्किंग डिपेंड करता है कि आपने कितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया है कंडेंस करते हुए, और कितनी देर तक उसे कंडेंस किया है, कितनी देर तक उसे प्रेस किया है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रेशर अप्लाई करेंगे और जितनी ज़्यादा देर तक उसे कंडेंस और प्रेस करेंगे, उतनी ज़्यादा आप उस पर कोल्ड वर्किंग करते हैं और उतनी ज़्यादा उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ इम्प्रूव होती हैं। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल लिमिटेशंस आ सकती हैं। यहाँ पे प्रैक्टिकल लिमिटेशंस ये आती हैं कि पेशेंट की एक लिमिटेशन होती है कि कि वो एक स्पेसिफिक प्रेशर जो है वो टॉलरेट कर सकता है, ज़्यादा प्रेशर से आप कंडेंस नहीं कर सकते, कि हो सकता है वो पेशेंट के लिए डिस्कम्फर्ट हो या पेन कॉज करे। दूसरी जो है वो लिमिटेशन ये होती है कि पेशेंट कितनी देर तक अपना मुंह खुला रख सकता है, यानी कि आप जितना ज़्यादा देर तक उसे कंडेंस या प्रेस करेंगे उतनी ज़्यादा जो है वो उसमें कोल्ड वर्किंग होगी, उतनी ज़्यादा अच्छी उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होगी। लेकिन पेशेंट की भी माउथ ओपन रखने की एक लिमिटेशन होती है कि वो बहुत ज़्यादा देर तक मुंह खुला नहीं रख सकता अपना, तो आप बहुत ज़्यादा देर तक उसको प्रेस या कंडेंस नहीं कर सकते। तो इन्हीं प्रैक्टिकल लिमिटेशंस की वजह से प्योर गोल्ड फिलिंग की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो टाइप 1 गोल्ड अलॉयज़ की तरह होती हैं। जब हम आगे जाके गोल्ड अलॉयज़ को डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं और सबकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो जो ये प्योर गोल्ड फिलिंग है इनकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं टाइप 1 गोल्ड अलॉयज़ की तरह होती हैं। और यहाँ पर अभी हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि टाइप 1 गोल्ड अलॉयज़ की लोएस्ट स्ट्रेंथ होती है, तो इसलिए जो प्योर गोल्ड फिलिंग होती है इनकी जो है वो लो स्ट्रेंथ होती है।
गोल्ड और प्लैटिनम के भी फॉइल्स जो है वो अब मार्केट में अवेलेबल हैं और इनकी बेटर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो बेटर होती हैं एज़ कम्पेयर टू प्योर गोल्ड फॉइल्स। इसीलिए जो गोल्ड और प्लैटिनम के फॉइल्स होते हैं, सैंडविच फॉइल्स, इन्हें क्लास 2 रेस्टोरेशंस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। कोहेसिव गोल्ड फिलिंग का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि गोल्ड फिलिंग ये वाली बिल्कुल कोरोजन रेजिस्टेंट होती है, इसमें कोरोजन के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते, हाईली कोरोजन रेजिस्टेंट होती है ये वाली जो है वो प्योर गोल्ड फिलिंग। दूसरा, इस गोल्ड फिलिंग को किसी भी किस्म का ल्यूटिंग सीमेंट जो है वो नहीं रिक्वायर होता जो कि इसे अटैच करवाए या अडहेयर करवाए इस गोल्ड फिलिंग को तोत स्ट्रक्चर से। यानी कि ल्यूटिंग सीमेंट का काम क्या होता है कि ये किसी भी दूसरे मटेरियल को तोत स्ट्रक्चर से बाउंड करवाती है। तो ये जो गोल्ड फिलिंग होती है इससे ये ल्यूटिंग सीमेंट नहीं रिक्वायर होता, यानी कि आपको ल्यूटिंग सीमेंट अप्लाई करने की नीड नहीं होती गोल्ड फिलिंग और तोत स्ट्रक्चर के बीच में, ताकि इनके बीच में बॉन्डिंग डेवलप हो। तो ये इनका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि कोहेसिव गोल्ड फिलिंग को ल्यूटिंग सीमेंट नहीं, कोहेसिव गोल्ड फिलिंग को प्लेस करने के लिए ल्यूटिंग सीमेंट नहीं अप्लाई करना पड़ता, यानी कि तुथ और कोहेसिव गोल्ड फिलिंग के बीच में एडिशन करवाने के लिए ल्यूटिंग सीमेंट नहीं अप्लाई करना पड़ता। ये इनका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और ये जो कोहेसिव गोल्ड फिलिंग होती हैं ये ड्यूरेबल होती हैं, यानी कि इनकी लाइफ स्पैन जो है वो ज़्यादा होता है उन कैविटीज़ में जहाँ पे रेस्टोरेशन या जो भी फिलिंग है कोहेसिव गोल्ड फिलिंग वो सराउंड हो रही होती है नेचुरल टूथ सब्सटेंस से, यानी कि नेचुरल टूथ स्ट्रक्चर से। और जब भी ये ड्यूरेबल रहती है जब उस पर कम से कम फोर्स लग रही होती है, यानी कि जब एक फिलिंग मटेरियल जिसके सराउंडिंग में नेचुरल टूथ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो ज़्यादा से ज़्यादा फोर्सेस, मैस्टिकेटिव फोर्सेस क्या होंगी कि वो नेचुरल टूथ स्ट्रक्चर पे लगेंगी, उस फिलिंग मटेरियल पे टूथ फोर्सेस जो है वो बहुत ही कम आएंगी। तो इसलिए जो कोहेसिव गोल्ड फिलिंग होती है इन्हें प्लेस ही ऐसी जगहों पे या ऐसी कैविटी में किया जाता है जो कि सराउंड हुई हुई होती हैं नेचुरल टूथ स्ट्रक्चर से। जैसे कि इनले में हमने देखा कि इनलेस क्या होते हैं जिन्हें यूज़ किया जाता है रिस्टोर करने के लिए विद इन द कस्प एरिया ऑफ द टूथ। तो ये जो कोहेसिव गोल्ड फिलिंग है ये भी ऐसी सिचुएशन में ही ड्यूरेबल होती हैं, यानी कि ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं जब इन पे अपोजिंग फोर्सेस कम से कम लगे, क्योंकि इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कोल्ड वर्किंग के बावजूद भी इतनी अच्छी नहीं होती कि इनको हाई स्ट्रेस बीरिंग एरियाज़ या हाई ऐसे एरियाज़ में यूज़ किया जा सके जहाँ पर ज़्यादा फोर्सेस लगती हैं। तो ये जो कोहेसिव गोल्ड फिलिंग्स होती हैं ज़्यादा ड्यूरेबल होती हैं, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं उन कैविटीज़ में जो जहाँ पे ये फिलिंग सराउंड हो रही होती है बाय नेचुरल टूथ स्ट्रक्चर। जैसे कि हमने इनले के केस में देखा कि इनले क्या होता है, वो रेस्टोरेशन होती है जो कि रिस्टोर करती है विद इन द कस्प एरिया ऑफ द टूथ। तो कस्प और मार्जिनल रिजेस से सराउंड हुआ होता है इनले का रेस्टोरेशन। तो इसीलिए कोहेसिव गोल्ड फिलिंग को भी ऐसे ही सिनेरियो में यूज़ किया जाता है। कोहेसिव गोल्ड फिलिंग का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो यही है कि इन्हें हाई लोड बेयरिंग एरियाज़ में यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि ऐसी रेस्टोरेशन या ऐसी कैविटीज़, यानी कि इनको ऐसी कैविटीज़ को रीस्टोर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते जहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्सेस आके लग रही होती हैं, जैसे कि क्लास 2 कैविटीज़ हैं, पोस्टीरियर टीथ हैं। इन केसेस में कोहेसिव गोल्ड फिलिंग को यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि इनकी रिजिडिटी भी अच्छी नहीं होती और इलास्टिक लिमिट की भी लो वैल्यूज़ होती हैं। रिजिडिटी की भी लो वैल्यूज़ होती हैं और इलास्टिक लिमिट की भी लो वैल्यूज़ होती हैं। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कोहेसिव गोल्ड फिलिंग का। और कोहेसिव गोल्ड फिलिंग का जो दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव है। इस फिलिंग को प्लेस करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर होता है, तो इसलिए इस फिलिंग को ओकेजनली बहुत ही सिलेक्टिव केसेस में यूज़ किया जाता है रादर देन रेगुलरली। तो यहाँ तक हमने कोहेसिव गोल्ड फिलिंग को डिस्कस कर लिया कि कोहेसिव गोल्ड फिलिंग क्या होती है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कहाँ पे कोहेसिव गोल्ड फिलिंग को यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पे कोहेसिव गोल्ड फिलिंग को यूज़ नहीं कर सकते। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एलॉयज़ ऑफ नोबल मेटल्स, जिसमें हम गोल्ड एलॉयज़ को स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे और हम दूसरे जो नोबल मेटल्स के एलॉयज़ हैं उन्हें भी हम इसी कैटेगरी में डिस्कस करेंगे। तो नोबल मेटल्स एलॉयज़ को समझने से पहले यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आपने कोई कास्ट रेस्टोरेशन या ऐसी रेस्टोरेशन प्रोसेसेस या अप्लायंस बनाना होता है जिसे आपने मेटल या एलॉय से बनाना है, तो उसके लिए भी आप लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। ये लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक क्या होती है कि फॉर एग्जांपल कि आपने किसी पेशेंट को क्राउन बना के देना है, तो क्राउन बनाने के लिए क्या करते हैं कि क्राउन कौन सी रेस्टोरेशन है जो कि लेबॉर्ट्री में बनाई जाती है। तो क्राउन बनाने के लिए आप सबसे पहले इम्प्रेशन रिकॉर्ड करते हैं, उसमें फिर आप
मॉडल फैब्रिकेट करते हैं, मॉडल के ऊपर वैक्स पैटर्न बनाते हैं, फिर वैक्स पैटर्न को रिमूव करते हैं और इस वैक्स पैटर्न को इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट किस तरह से करते हैं, कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं, ये हम इन्वेस्टमेंट मटेरियल के लेक्चर में आगे जाके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये पता होना चाहिए कि उस वैक्स पैटर्न को इन्वेस्ट किया जाता है, इन्वेस्ट करने के बाद वैक्स को रिमूव कर देते हैं और रिमूव करने के बाद जो स्पेस क्रिएट होती है उस स्पेस में आप मोल्टेन एलॉय या मेटल को फ्लो कराते हैं उस क्राउन को बनाने के लिए। तो ये जो टेक्निक होती है इसे लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक कहा जाता है, जिसके थ्रू अप्लाइंसेस, प्रोसेसेस या रेस्टोरेशंस बनाई जाती हैं मेटल और एलॉय से। तो वो एलॉयज़ जो कि डेंटिस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं इस पर्पस के लिए, यानी कि वो एलॉयज़ जिन्हें कास्ट रेस्टोरेशंस यानी कि ऐसी रेस्टोरेशन प्रोसेसेस या अप्लाइंस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है डेंटिस्ट्री में, वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, नोबल और प्रेशियस मेटल एलॉयज़ जो कि हम इस लेक्चर में अब डिस्कस करने वाले हैं, और बेस मेटल एलॉयज़ जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यानी कि डेंटिस्ट्री में कास्ट रेस्टोरेशंस बनाने के लिए जो एलॉयज़ यूज़ किए जाते हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, नोबल मेटल एलॉयज़ और बेस मेटल एलॉयज़। नोबल मेटल एलॉयज़ अब हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में, और बेस मेटल एलॉयज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो नोबल और प्रेशियस मेटल एलॉयज़ समझने से पहले यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि नोबल मेटल्स किन मेटल्स को कहा जाता है। नोबल और प्रेशियस मेटल की कैटेगरी में 8 एलिमेंट्स आते हैं और उनका जो सबसे कॉमन फीचर होता है वो ये होता है कि ये हाईली रेजिस्टेंट होते हैं कोरोजन से, इसलिए इनको वर्ड दिया गया है नोबल। और इसके साथ इन्हें प्रेशियस मेटल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये सारे जो है वो एक्सपेंसिव भी होते हैं, प्रेशियस, इसलिए इन्हें नोबल और प्रेशियस मेटल्स कहा जाता है। यानी कि नोबल और प्रेशियस मेटल्स कौन से मेटल्स होते हैं, जो कि हाईली रेजिस्टेंट होते हैं कोरोजन से और एक्सपेंसिव होते हैं। और इस कैटेगरी में 8 एलिमेंट्स आते हैं जिसमें गोल्ड है, क्योंकि लोगों को ज़्यादातर गोल्ड का पता होता है कि हाँ गोल्ड जो है वो नोबल और प्रेशियस मेटल्स है, लेकिन गोल्ड के साथ और भी दूसरे 7 मेटल्स आते हैं इस नोबल और प्रेशियस मेटल की कैटेगरी में, और वो हैं प्लैटिनम, रोडियम, रुथीनियम, इरिडियम, ऑस्मियम, सिल्वर और पैलेडियम। तो ये है नोबल और प्रेशियस मेटल्स जिनके एलॉयज़ अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो एलॉयज़ हम डिस्कस करने वाले हैं उन्हें मेकेब में रिफ़र किया है ट्रेडिशनल कास्टिंग गोल्ड एलॉयज़, या फिर इन्हें हाई गोल्ड एलॉयज़ भी कहा जाता है। यानी कि आप इन्हें ट्रेडिशनल कास्टिंग गोल्ड एलॉयज़ भी कह सकते हैं और हाई गोल्ड एलॉयज़ भी कह सकते हैं। तो ये कौन से एलॉयज़ होते हैं जो कि ट्रेडिशनल कास्टिंग गोल्ड एलॉयज़ में आते हैं या हाई गोल्ड एलॉयज़ की कैटेगरी में आते हैं? तो हाई गोल्ड एलॉयज़ या ट्रेडिशनल कास्टिंग गोल्ड एलॉयज़ की कैटेगरी में वो एलॉयज़ आते हैं जिनमें एटलीस्ट प्रेशियस मेटल कंटेंट जो है वो एटलीस्ट 75% होना चाहिए। और इन्हें हाई गोल्ड एलॉयज़ किस लिए कहा जाता है कि इनमें गोल्ड कंटेंट जो है वो 60% से ज़्यादा एटलीस्ट 65% होना चाहिए। मेकेब में मेंशन है कि एटलीस्ट जो है वो 65% गोल्ड कंटेंट होना चाहिए, तभी आप उसे हाई गोल्ड एलॉयज़ कहते हैं। यानी कि ट्रेडिशनल कास्टिंग गोल्ड एलॉयज़ या हाई गोल्ड एलॉयज़ वो गोल्ड एलॉयज़ होते हैं जिनका प्रेशियस मेटल कंटेंट जो होता है वो 75% होता है और जिसमें 65% जो है वो गोल्ड होता है। दूसरे जो प्रेशियस मेटल कंटेंट इनमें प्रेजेंट होता है वो है सिल्वर, प्लैटिनम और प्लेडियम। और ये जो हाई गोल्ड एलॉयज़ हैं या ट्रेडिशनल कास्टिंग गोल्ड एलॉयज़ हैं, इन्हें 4 टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया जाता है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो हाई गोल्ड एलॉयज़ हैं या ट्रेडिशनल कास्टिंग गोल्ड एलॉयज़ हैं, इन्हें 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। और वो 4 टाइप्स जो हैं वो ये हैं इनकी। टाइप 1 जो हाई गोल्ड एलॉयज़ है, ट्रेडिशनल कास्टिंग गोल्ड एलॉयज़ हैं, उनकी लो स्ट्रेंथ होती है, तो इसीलिए इनको यूज़ किया जाता है ऐसी कास्टिंग बनाने के लिए। अच्छा, कास्ट रेस्टोरेशन के लिए वर्ड डायरेक्ट कास्टिंग भी यूज़ किया जाता है। फॉर कास्टिंग मतलब यानी कि ऐसे कास्ट रेस्टोरेशन बनाने के लिए टाइप 1 को यूज़ किया जाता है जिन पे बहुत ही लाइट स्ट्रेस लगता है आगे, जैसे कि इनलेस। क्योंकि इनलेस क्या होते हैं, विद इन द कस्प एरिया ऑफ द टूथ रिस्टोर कर रहे होते हैं, तो इनलेस सराउंड हुए हुए होते हैं नेचुरल टूथ स्ट्रक्चर पे, नेचुरल टूथ स्ट्रक्चर से, तो इन पे बहुत ही कम फोर्सेस आके लग रही होती हैं। तो इसलिए टाइप 1 जो गोल्ड हाई गोल्ड एलॉयज़ होते हैं या ट्रेडिशनल कास्टिंग गोल्ड एलॉयज़ होते हैं, इनकी लो स्ट्रेंथ होती है और इन्हें ऐसी कास्टिंग बनाने के लिए यूज़ किया जाता है जिन पे बहुत ही कम स्ट्रेस या फोर्स लगता है, जैसे कि इनलेस।
टाइप 2 जो हाई गोल्ड एलॉयज़ हैं या ट्रेडिशनल कास्टिंग गोल्ड एलॉयज़ हैं, इनकी मीडियम स्ट्रेंथ होती है। तो इनसे ऐसी कास्टिंग बनाई जाती है जिन पे मीडियम या मॉडरेट स्ट्रेस लग रहा होता है, जैसे कि ऑनलेस और इनलेस। टाइप 3 ट्रेडिशनल कास्टिंग गोल्ड एलॉयज़ या हाई गोल्ड एलॉयज़ की हाई स्ट्रेंथ होती है, इसलिए इन्हें ऐसे कास्टिंग बनाने के लिए यूज़ किया जाता है जो कि फेस करते हैं हाई स्ट्रेस को, जैसे कि ऑनलेस हो गए, पॉन्टिक्स हो गए, क्राउन्स हो गए, सैडल्स हो गए और थिन कास्ट बैंकिंग्स। इसके लिए जो है वो टाइप 3 हाई गोल्ड एलॉयज़ को यूज़ किया जाता है। और टाइप 4 जो हाई गोल्ड एलॉयज़ होते हैं, इनकी एक्स्ट्रा हाई स्ट्रेंथ होती है, इसलिए इन्हें यूज़ किया जाता है एसटी कास्टिंग बनाने के लिए, जो कि फेस करती है बहुत ही ज़्यादा हाई स्ट्रेस को, जिसमें आपके पास क्राउन एंड ब्रिजेस आ जाते हैं। और फिर इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं बार्स, क्लैस्प, सैडल, पार्शल डेंचर फ्रेमवर्क। तो ये जो टाइप 4 होते हैं, ये क्राउन ब्रिज के अलावा इनका जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि इन्हें यूज़ किया जाता है पार्शल डेंचर के फ्रेमवर्क बनाने के लिए। क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि पार्शल डेंचर दो तरह के होते हैं, एक तो एक्रेलिक पार्शल डेंचर होते हैं जिन्हें एक्रेलिक रेजिन पॉलीमर से बनाया जाता है। दूसरा जो पार्शल डेंचर होते हैं उन्हें मेटल या एलॉय से बनाया जाता है, जिससे कास्ट पार्शल डेंचर कहा जाता है। तो कास्ट पार्शल डेंचर को जिस एलॉय से बना सकते हैं, जिस गोल्ड एलॉय से, वो है टाइप 4 गोल्ड एलॉय। और ये जो सैडल्स, क्लैस्प और बार्स हैं, ये इसी पार्शल डेंचर फ्रेमवर्क के कंपोनेंट्स होते हैं, जिन्हें यहाँ पे अलग से मेंशन किया हुआ है। तो ये जो टाइप 4 गोल्ड एलॉयज हैं, इन्हें पार्शल डेंचर का फ्रेमवर्क बनाने के लिए मेनली यूज़ किया जाता है, इसलिए इन्हें पार्शल डेंचर कास्टिंग एलॉयज भी कहा जाता है। मेकेब में उन्होंने टाइप 4 गोल्ड एलॉयज़ के साथ मेंशन किया हुआ है कि टाइप 4 गोल्ड एलॉयज़ को यूज़ किया जाता है मेनली पार्शल डेंचर का फ्रेमवर्क बनाने के लिए, क्राउन एंड ब्रिज के अलावा। और टाइप 4 गोल्ड एलॉयज़ में ही उन्होंने ये चीज़ बताई हुई है कि पार्शल डेंचर फ्रेमवर्क में जो आइडियली जो इसका क्लेस्प कंपोनेंट होता है, जो कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि ये जो क्लेस्प है, ये जो है वो टाइप 4 गोल्ड एलॉयज़ इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट होता है। वो क्यों होता है कि क्लेस्प बनाने के लिए कोई ऐसा मेटल चाहिए होता है या कोई ऐसा मटेरियल चाहिए होता है जिसके अंदर इतनी डक्टिलिटी हो कि वो अंडरकट को इंगेज कर सके, और बाद में जब पेशेंट पे आपकी डेंचर लगा रहे हों और कोई एडजस्टमेंट करनी हो तो आप आराम से वो एडजस्टमेंट भी कर सकें। और इतनी प्रोपोर्शनल लिमिट भी होनी चाहिए उस मटेरियल के अंदर कि वो परमानेंट डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करे, यानी कि प्रोपोर्शनल लिमिट हमने पढ़ा था ना कि ये वो फोर्स होती है जो कि मटेरियल टॉलरेट कर सकता है बगैर परमानेंटली डिफॉर्म हुए हुए। तो ये जो टाइप 4 गोल्ड एलॉयज़ होते हैं, इनमें यही कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती है, यानी कि इतनी डक्टिलिटी होती है कि ये अंडरकट को इंगेज कर सकता है, आप जो है वो बाद में एडजस्ट कर सकते हैं पेशेंट पे डेंचर लगाते हुए इस क्लेस्प को, और साथ में इसकी प्रोपोर्शनल लिमिट भी इतनी होती है कि ये परमानेंट डिफॉर्मेशन को भी रेजिस्ट करता है। इसलिए टाइप 4 गोल्ड एलॉयज़ जो हैं वो ये क्लेस्प कंपोनेंट बनाने के लिए पार्शल डेंचर के फ्रेमवर्क में सबसे आइडियल मटेरियल होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं कि पार्शल डेंचर के फ्रेमवर्क में एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है मेजर कनेक्टर का, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि डेंचर के राइट साइड के पार्ट को कनेक्ट करता है लेफ्ट साइड के पार्ट से। तो ये जो कनेक्टर होता है, इसके लिए आपको ऐसा मटेरियल चाहिए होता है जिसकी ना सिर्फ प्रोपोर्शनल लिमिट की वैल्यू हाई हो, बल्कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू भी हाई हो, यानी कि प्रोपोर्शनल लिमिट भी ज़्यादा हो और उसकी रिजिडिटी भी ज़्यादा हो। तो ये जो टाइप 4 गोल्ड एलॉयज़ होते हैं, इनकी प्रोपोर्शनल लिमिट की वैल्यू तो ज़्यादा होती है, लेकिन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो इस वजह से ये जो टाइप 4 गोल्ड एलॉयज़ होते हैं, इन्हें आपको थिक सेक्शन में बनाना पड़ता है ताकि इसकी रिजिडिटी को इंक्रीज़ किया जा सके। तो इसीलिए टाइप 4 गोल्ड एलॉयज़ ये कनेक्टर बनाने के लिए आइडियल कंसिडर नहीं किए जाते, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम बेस मेटल एलॉयज़ को कवर करेंगे, बेस मेटल एलॉयज़ की ये प्रॉपर्टी होती है कि इनकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू हाई होती है। तो ये जो कनेक्टर वाला कंपोनेंट होता है, इसके लिए आइडियल कैंडिडेट वो बेस मेटल एलॉयज़ होते हैं, लेकिन ये जो क्लेस्प वाला कंपोनेंट होता है पार्शल डेंचर फ्रेमवर्क का, इसके लिए जो आइडियल कैंडिडेट होता है वो होता है टाइप 4 गोल्ड एलॉयज़, जो कि इन्होंने मेकेब जो डेंटल मटेरियल्स की बुक है, इसमें बार बार डिफरेंट चैप्टर्स में इन्होंने डिफरेंट प्लेसेस पे बुक के मेंशन किया हुआ है, जो कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। आई होप कि यहाँ पे आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि ये जितने भी अभी जो हमने ये जो हाई गोल्ड एलॉयज़ या ट्रेडिशनल कास्टिंग गोल्ड एलॉयज़ डिस्कस किए हैं, ये वो एलॉयज़ होते हैं जिनमें नोबल मेटल का कंटेंट 75% होता है।
जिसमें से एटलीस्ट 65% जो है वो गोल्ड होता है, और बाकी जो दूसरे इसमें नोबल मेटल्स प्रेजेंट होते हैं वो है सिल्वर, प्लैटिनम, प्लेडियम, और इसके अलावा जो दूसरे मेटल प्रेजेंट होते हैं वो है कॉपर और जिंक। अब जैसे कि अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कास्टिंग गोल्ड एलॉयज़, यानी कि जो भी हमने हाई गोल्ड एलॉयज़ या ट्रेडिशनल कास्टिंग गोल्ड एलॉयज़ पढ़े हैं, इनकी कॉम्पोजिशन को इन्होंने टाइप वाइज मेंशन किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4, ये जो है वो गोल्ड की कंसंट्रेशन ये शो हो रही है कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 में कितनी होती है। ये सिल्वर की शो कर रहा है यहाँ पे, ये कॉपर की कंसंट्रेशन है इनमें, और ये प्लैटिनम प्लेडियम की है, और ये जिंक की कंसंट्रेशन है। और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि हाई गोल्ड एलॉयज़ की कैटेगरी में आने के लिए एटलीस्ट गोल्ड का कंटेंट 65% होना चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं कि टाइप 4 में एटलीस्ट 65% गोल्ड जो है वो प्रेजेंट है। दूसरे जो नोबल मेटल प्रेजेंट होते हैं कास्टिंग गोल्ड एलॉयज़ में वो है सिल्वर और प्लैटिनम और प्लेडियम, और कॉपर ऐड किया जाता है और जिंक ऐड किया जाता है। ये जितने भी मेटल इसमें हाई कास्टिंग गोल्ड एलॉयज़ में प्रेजेंट हैं, इन सब का अलग अलग फंक्शन होता है जो हम आगे जाके अभी डिस्कस करेंगे। तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 जो एलॉयज़ होते हैं, इनमें मेन डिफरेंस जो आता है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का आता है, जो कि आप देख रहे हैं स्ट्रेंथ का आ रहा है कि टाइप 1 की लो है, टाइप 2 की मीडियम है, टाइप 3 की हाई है और टाइप 4 की एक्स्ट्रा हाई है। यानी टाइप 1 से टाइप 4 जैसे जैसे गोल्ड कंटेंट रिड्यूस हो रहा है, वैसे वैसे जो है वो इसकी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। ऐसा क्यों होता है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ टाइप 1 से टाइप 4 में क्यों इंक्रीज़ हो रही होती हैं? इसलिए इंक्रीज़ हो रही होती हैं कि टाइप 1 से टाइप 4 तक आते आते गोल्ड का कंटेंट डिक्रीज़ हो रहा होता है, और दूसरे जो मेटल के कंपोनेंट्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। और जो दूसरे मेटल के कंपोनेंट जो इंक्रीज़ हो रहे हैं, जैसे कि प्लैटिनम, प्लेडियम, कॉपर, सिल्वर, ये गोल्ड के साथ बनाते हैं सॉलिड सोल्यूशन। और सॉलिड सोल्यूशन का हमने पढ़ा था कि सॉलिड सोल्यूशन प्रोवाइड करता है सोल्यूशन हार्डनिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ हो जाती हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि टाइप 1 से टाइप 4 में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, जिसमें हार्डनेस इंक्रीज़ हो रही है, और प्रोपोर्शनल लिमिट इंक्रीज़ हो रही है, और स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन गोल्ड कंटेंट रिड्यूस होने की वजह से जो दो प्रॉपर्टीज़ डिक्रीज़ होती हैं वो ये है कि डक्टिलिटी डिक्रीज़ होती है और करोजन रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होती है। लेकिन करोजन रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो के भी करोजन रेजिस्टेंस इसकी इतनी होती है कि इन एलॉयज़ की लाइफ स्पैन में करोजन नहीं होती, यानी कि करोजन रेजिस्टेंस टाइप 1 से टाइप 4 में डिक्रीज़ हो जाती है, लेकिन स्टिल टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 में इतनी करोजन रेजिस्टेंस होती है कि ये जो अपने लाइफ स्पैन में इनमें करोजन के चांसेस जो हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं। तो अब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, और आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 में जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस है वो क्यों है, और कौन सी प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ हो रही होती हैं टाइप 1 से टाइप 4 में, और कौन सी डिक्रीज़ हो रही होती हैं। नोबिलिटी ऑफ गोल्ड एलॉयज़, यानी कि जब भी हम गोल्ड एलॉयज़ की बात कर रहे हैं तो गोल्ड एलॉयज़ से क्या मतलब है कि गोल्ड के साथ दूसरे डिफरेंट मेटल कंपोनेंट्स को जो है वो मिक्स करके एलॉय बनाया गया है। तो नोबिलिटी ऑफ गोल्ड एलॉयज़ का मतलब ये होता है कि कितना गोल्ड इस गोल्ड एलॉय में प्रेजेंट है, वो उसकी नोबिलिटी कहलाती है। तो गोल्ड एलॉयज़ की नोबिलिटी को दो तरीक़ों से आइडेंटिफाई किया जाता है, या दो तरीक़ों से बताई जाती है गोल्ड एलॉयज़ की नोबिलिटी। वो है कैरेट वैल्यू और फाइननेस वैल्यू। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कैरेट वैल्यू क्या होती है। कैरेट वैल्यू की अगर डेफिनेशन देखें तो वो ये है कि नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ गोल्ड इन 24 पार्ट्स ऑफ एलॉय। यानी कि अगर कोई गोल्ड एलॉय है जिसे अगर आप 24 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि अगर आपके पास कोई गोल्ड एलॉय है उसे आप 24 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो जितना पार्ट्स गोल्ड का होगा वो उसकी कैरेट वैल्यू कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि जो प्योर गोल्ड है, यानी कि जिसमें कोई और मेटल कंपोनेंट मिक्स नहीं है, उसकी कैरेट वैल्यू क्या होगी? 24 होगी, क्योंकि जो 24 पार्ट्स हैं वो सारा गोल्ड का ही है, कोई और मेटल कंपोनेंट उसमें मिक्स ही नहीं हुआ हुआ। लेकिन अगर किसी गोल्ड का कहा हुआ है कि इसकी जो कैरेट वैल्यू है वो 21 कैरेट है, तो 21 कैरेट का मतलब ये होता है कि 21 पार्ट्स जो है वो गोल्ड प्रेजेंट है और 3 पार्ट्स जो हैं वो दूसरे मेटल्स के प्रेजेंट हैं। तो इस तरह से कैरेट वैल्यू के जो है वो यूज़ किया जाता है
गोल्ड एलॉयज़ की नोबिलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए। कैरेट वैल्यू सिंपली क्या बताता है कि 24 पार्ट्स ऑफ एलॉय में कितना पार्ट्स जो है वो गोल्ड का है, यानी कि अगर आपके पास कोई भी गोल्ड एलॉय है उसको आप 24 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो जितना पार्ट गोल्ड का होगा वो उसकी कैरेट वैल्यू कहलाता है। यानी कि 24 पार्ट्स ऑफ एलॉय में कितना पार्ट गोल्ड का है वो कैरेट वैल्यू से पता चलता है। तो प्योर गोल्ड की कैरेट वैल्यू 24 कैरेट होती है। अगर किसी गोल्ड एलॉय की जो कैरेट वैल्यू है वो 21 कैरेट है तो इसका मतलब ये है कि उसमें 21 पार्ट्स गोल्ड है और 3 पार्ट्स दूसरे मेटल हैं। अगर किसी गोल्ड एलॉय की जो कैरेट वैल्यू है वो 18 है तो इसका मतलब है कि उसमें 18 पार्ट्स गोल्ड है और बाकी के 6 पार्ट्स जो हैं वो उसमें दूसरे मेटल्स प्रेजेंट हैं। तो इसीलिए अगर आपको किसी भी एलॉय की गोल्ड की कंसंट्रेशन पता है, जैसे कि यहाँ पे अभी हमने देखा था कि टाइप 4 गोल्ड एलॉय थे उसमें 65% जो था वो गोल्ड कंटेंट था। तो अगर आपको किसी भी एलॉय का गोल्ड कंसंट्रेशन पता है तो आप उसकी कैरेट वैल्यू खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि परसेंट गोल्ड को आपने डिवाइड करना है 100 से और मल्टीप्लाई कर देना है 24 से। फॉर एग्जांपल कि अगर 75% गोल्ड जो है वो प्रेजेंट है किसी एलॉय में तो 75 को अगर डिवाइड कर देंगे 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से तो आपके पास कैरेट वैल्यू आ जाती है उस एलॉय की। आई होप कि यहाँ पे आपका कैरेट वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। गोल्ड एलॉयज़ की नोबिलिटी को फाइनेस वैल्यू से भी आइडेंटिफाई किया जाता है और फाइनेस वैल्यू की क्या डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ गोल्ड इन 1000 पार्ट्स ऑफ एलॉय। यानी कि अगर किसी एलॉय के 1000 पार्ट्स हैं तो कितने पार्ट्स उसमें जो है वो गोल्ड के हैं वो उसकी फाइनेस वैल्यू कहलाता है। यानी कि प्योर गोल्ड की अगर 24 कैरेट वैल्यू होती है तो प्योर गोल्ड की 1000 फाइन वैल्यू होती है, क्योंकि उसमें कोई और जो है वो मेटल मिक्स ही नहीं होता। तो प्योर गोल्ड की क्या हो गई फाइनेस वैल्यू 1000 फाइन होती है प्योर गोल्ड की वैल्यू। तो अगर किसी गोल्ड एलॉय की जो है वो फाइनेस वैल्यू जो है वो 750 है तो इसका मतलब है कि उसमें 750 पार्ट्स जो है वो गोल्ड है और 250 पार्ट्स जो है वो उसमें दूसरे मेटल्स प्रेजेंट है। तो फाइनेस वैल्यू सिंपली क्या बता रही है कि 1000 पार्ट्स ऑफ एलॉय में कितना पार्ट जो है वो गोल्ड का है वो उसकी फाइनेस वैल्यू कहलाती है। यानी कि प्योर गोल्ड की फाइनेस वैल्यू 1000 हो गई और अगर किसी गोल्ड एलॉय की जो है वो फाइनेस वैल्यू 850 है तो इसका मतलब कि उसमें 850 पार्ट्स गोल्ड है और 150 पार्ट्स कोई दूसरे मेटल्स हैं। तो इसी तरह से आप जो है वो गोल्ड एलॉय की फाइनेस वैल्यू को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आपको पता हो कि इस एलॉय में कितनी कंसंट्रेशन जो है वो गोल्ड की प्रेजेंट है। तो अगर आपको गोल्ड की कंसंट्रेशन पता है तो उसे डिवाइड कर दें 100 से और मल्टीप्लाई कर दें 1000 से तो आपके पास जो है वो फाइनेस वैल्यू आ जाती है उस गोल्ड एलॉय की। तो इस तरह से किसी भी गोल्ड एलॉय की नोबिलिटी यानी कि गोल्ड एलॉय में कितना गोल्ड कंटेंट प्रेजेंट है, कितनी नोबिलिटी है उसमें, उसे एक्सप्रेस किया जाता है या तो कैरेट वैल्यू से या फिर फाइनेस वैल्यू से। आई होप कि आपके कैरेट वैल्यू और फाइनेस वैल्यू दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि अभी हमने पढ़ा था कि हाई गोल्ड एलॉयज़ में जो मेन कंपोनेंट होता है वो गोल्ड होता है और गोल्ड के अलावा दूसरे कंपोनेंट भी इसमें प्रेजेंट होते हैं जैसे कि सिल्वर है, प्लैटिनम है, प्लेडियम है, जिंक है, कॉपर है। इन सब के अपने डिफरेंट रोल्स होते हैं यानी कि ये भी अपना अलग अलग फंक्शन जो है वो इन हाई गोल्ड एलॉयज़ में परफॉर्म करते हैं। तो हाई गोल्ड एलॉयज़ में जो सबसे मेन कंपोनेंट होता है वो गोल्ड का होता है और गोल्ड का जो फंक्शन ये होता है कि वो नोबिलिटी प्रोवाइड करता है, कोरोजन रेजिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करता है और जो गोल्ड होता है वो आपके पास सॉलिड सोल्यूशन बनाता है दूसरे मेटल्स के साथ जिससे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज होती हैं। तो ये मेन फंक्शन होता है गोल्ड का। और सिल्वर का जो है वो फंक्शन क्या होता है हाई गोल्ड एलॉयज़ में कि सिल्वर जो है वो स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं यानी कि स्ट्रेंथ को जो है वो इम्प्रूव करते हैं। और सिल्वर किस तरह से स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करते हैं, सोल्यूशन हार्डनिंग इफेक्ट के थ्रू, यानी कि ये गोल्ड के साथ जो है वो सॉलिड सोल्यूशन बनाते हैं। और दूसरा ये जो सिल्वर होते हैं ये जो रेडिश टिंट होता है कॉपर का इससे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि इनका अपना कलर जो होता है वो सिल्वर वाइटिश होता है। तो ये रेडिश टिंट जो होता है कॉपर का उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फिर आपके पास हाई गोल्ड एलॉयज़ में प्रेजेंट होते हैं कॉपर और कॉपर का जो काम होता है वो और कॉपर का फंक्शन ये होता है कि कॉपर इंक्रीज करता है स्ट्रेंथ को और रिड्यूस कर देता है मेल्टिंग टेम्परेचर को। ये कॉपर का फंक्शन होता है।
और प्लैटिनम और प्लेडियम का फंक्शन ये होता है कि एक तो ये सोल्यूशन हार्डनिंग इफेक्ट के थ्रू, यानी कि ये भी सॉलिड सोल्यूशन बनाते हैं गोल्ड के साथ, जिससे ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करते हैं, यानी कि स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव करते हैं हाई गोल्ड एलॉयज़ की, और दूसरा ये मेल्टिंग टेम्परेचर को भी इंक्रीज़ करते हैं। लेकिन प्लैटिनम और प्लेडियम को जब इनकॉर्पोरेट करते हैं तो इसका एक और इफेक्ट ये भी आता है कि प्लैटिनम और प्लेडियम का मेल्टिंग टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है दूसरे कंपोनेंट के साथ, तो जिसकी वजह से कोड स्ट्रक्चर डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोड स्ट्रक्चर को रिमूव करने के लिए क्या करना होता है, सिंपली होमोजेनाइजेशन हीट ट्रीटमेंट करनी होती है। इसके बाद आ जाते हैं जिंक हाई गोल्ड एलॉयज में प्रेजेंट होता है, और जिंक एक्ट करता है स्कैवेंजर के तौर पे ड्यूरिंग कास्टिंग, यानी कास्टिंग के प्रोसेस के दौरान जब आप एलॉय को हीट करते हैं, उसे मोल्टन स्टेट में लेकर आते हैं, तो उनमें ऑक्सीडेशन के चांसेस होते हैं। तो जिंक जो होता है वो खुद बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, जिंक ऑक्साइड बना लेता है, जिसे बाद में जो है वो आप एज अ स्लैग ये ऊपर आ जाता है और आप इसे ईजिली रिमूव कर सकते हैं जिंक ऑक्साइड के स्लैग को। तो इसीलिए जो है वो जिंक को ऐड किया जाता है एज अ स्कैवेंजर ड्यूरिंग कास्टिंग, ताकि ये दूसरे जो मेटल कंपोनेंट्स होते हैं लाइक कॉपर है, प्लैटिनम, प्लेटियम है, इनकी ऑक्सीडेशन ना होने दे, क्योंकि अगर उन कंपोनेंट्स की ऑक्सीडेशन हो गई तो प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती हैं। इसलिए जिंक को एज अ स्कैवेंजर ऐड किया जाता है हाई गोल्ड एलॉयज में। इसके अलावा दूसरे एलिमेंट्स भी बहुत माइनर क्वांटिटी में जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इरीडियम है, रुथीनियम है, रीनियम है, और ये सिंपली जो है वो क्या करते हैं कि इनका बहुत ही हाई मेल्टिंग टेम्परेचर होता है। तो हाई मेल्टिंग टेम्परेचर की वजह से क्या होता है कि ये पहले सॉलिडिफाई हो जाते हैं और ये क्या करते हैं, न्यूक्लिएटिंग साइट बना देते हैं सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस के दौरान, जिसकी वजह से फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर डेवलप होने के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, यानी कि ये हेल्प करते हैं फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में। अब आ जाते हैं गोल्ड की बायोकम्पैटिबिलिटी में। वैसे कंसिडर ये किया जाता है कि गोल्ड और गोल्ड एलॉयज जो होते हैं वो बायोकम्पैटिबल होते हैं, इनकी एलर्जी रेयर होती है लेकिन एलर्जी हो सकती है। वो लोग जो कि गोल्ड से सेंसिटाइज होते हैं, अगर वो गोल्ड से कांटेक्ट में आते हैं तो उनमें गोल्ड से एलर्जी रिएक्शन हो सकता है। गोल्ड से ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा एलर्जी और सेंसिटाइजेशन का रिस्क होता है वो होता है पैलेडियम एलिमेंट से, और स्पेशली वो इंडिविजुअल्स जिनमें निकल एनर्जी प्रेजेंट होती है, यानी कि वो इंडिविजुअल्स जिनमें निकल एनर्जी होती है उनमें पैलेडियम एनर्जी होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो इन हाई गोल्ड एलॉयज में भी पैलेडियम प्रेजेंट होता है, तो वो इंडिविजुअल्स जिनमें निकल एनर्जी प्रेजेंट होती है उन्हें वार्न करना होता है या फिर उन्हें पैलेडियम फ्री एलॉय देना होता है, क्योंकि उनमें पैलेडियम से एलर्जी के चांसेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट। हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट कहलाती है कि आप इस तरह से हीट करते हैं किसी मेटल या एलॉय को जिससे उसकी हार्डनेस इंक्रीज हो जाती है। तो हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट गोल्ड एलॉयज पे कैसे की जाती है, किन गोल्ड एलॉयज पे की जाती है, अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं इस सेक्शन में। हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट की जाती है टाइप 3 और टाइप 4 ट्रेडिशनल कास्टिंग गोल्ड एलॉयज पे, यानी कि टाइप 3 और टाइप 4 हाई गोल्ड एलॉयज पे जो है वो ये हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट की जाती है, यानी कि उनको हीट ट्रीटमेंट करके फर्दर हार्डन किया जा सकता है। सिर्फ टाइप 3 और टाइप 4 ट्रेडिशनल कास्टिंग गोल्ड एलॉयज को आप हार्डन कर सकते हैं हीट ट्रीटमेंट के थ्रू, टाइप 1 और टाइप 2 को नहीं कर सकते। टाइप 1 और टाइप 2 को क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि टाइप 1 और टाइप 2 में सिल्वर और कॉपर की इनसफिशिएंट क्वांटिटी जो है वो प्रेजेंट होती है। अभी हम पढ़ने वाले हैं, हम इस हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट को समझेंगे ही दो फेज डायग्राम के थ्रू। एक सिल्वर कॉपर की फेज डायग्राम है और एक गोल्ड कॉपर की फेज डायग्राम है। तो उससे आपको समझ में आएगा कि सिल्वर और कॉपर की वजह से ही आप जो है वो गोल्ड एलॉयज को हार्डन कर पाते हैं हीट ट्रीटमेंट के थ्रू। तो टाइप 1 और टाइप 2 में क्योंकि कॉपर और सिल्वर की सफिशिएंट कंसंट्रेशन होती ही नहीं है, बहुत ही कम कंसंट्रेशन में ये प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए टाइप 1 और टाइप 2 कास्टिंग गोल्ड एलॉयज को हार्डन नहीं कर सकते हीट ट्रीटमेंट के थ्रू। सिर्फ टाइप 3 और टाइप 4 को करते हैं क्योंकि उनमें सिल्वर और कॉपर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। हार्डनिंग जो है वो टाइप 3 जो एलॉयज होते हैं हाई गोल्ड एलॉयज, इनके लिए रियरली परफॉर्म किया जाता है, कर सकते हैं लेकिन रियरली किया जाता है। और टाइप 4 एलॉयज के लिए जो है वो किया जाता है ओकेजनली, तब जब आप टाइप 4 एलॉयज को बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेस बियरिंग एप्लीकेशन के लिए यूज़ करने वाले हैं तब। तो ये जो हार्डनिंग का प्रोसेस है कि ये किस तरह से इन हीट ट्रीटमेंट के थ्रू हार्डन होता है ये टाइप 3 और टाइप 4 गोल्ड एलॉयज, इसे हम दो फेज डायग्राम के थ्रू समझेंगे। और वो फेज डायग्राम है सिल्वर कॉपर फेज डायग्राम
और गोल्ड कॉपर फेज डायग्राम। इनके थ्रू हम समझेंगे किस तरह से टाइप 3 और टाइप 4 गोल्ड एलॉयज़ को हार्डन किया जाता है हीट ट्रीटमेंट के थ्रू। टाइप 1 और टाइप 2 को नहीं कर सकते क्योंकि उनमें कॉपर और सिल्वर की इनसफिशिएंट कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है। तो अब हम इन दो फेज डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि किस तरह से हार्डन किया जाता है टाइप 3 और टाइप 4 गोल्ड एलॉयज़ को। सिल्वर कॉपर फेज डायग्राम और गोल्ड कॉपर फेज डायग्राम, जिसके थ्रू हम ये समझने वाले हैं कि टाइप 3 और टाइप 4 गोल्ड एलॉयज़ को किस तरह से हार्डन किया जाता है हीट ट्रीटमेंट के थ्रू। यहाँ पे हम फेज डायग्राम के बेसिक कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करेंगे, क्योंकि हमने फेज डायग्राम के बेसिक कॉन्सेप्ट को प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है, लेकिन हम यहाँ पे फिर से रिवाइज करेंगे ताकि आपको ये सिल्वर कॉपर और गोल्ड कॉपर फेज डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आए। क्योंकि अगर वो फेज डायग्राम आपको समझ में नहीं आएंगी तो आपको हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम जो है वो फेज डायग्राम के बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं एंड देन हम जो है वो सिल्वर कॉपर और गोल्ड कॉपर फेज डायग्राम को जो है वो डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है वो टाइप 3 और टाइप 4 गोल्ड एलॉयज़ को हार्डन किया जाता है हीट ट्रीटमेंट के थ्रू। तो जैसा कि आप सबको पता है कि फेज डायग्राम कौन से ग्राफ होता है, किस तरह का ग्राफ होता है कि अगर आप एलॉय की जो डिफरेंट कॉम्पोजिशन रेंज होती है उसके कूलिंग कर्व को, यानी कि उसका जो टेम्परेचर होता है, उसका जो कूलिंग कर्व होता है, यानी कि जिस टेम्परेचर पे वो क्रिस्टलाइज होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि एलॉय जो है वो टेम्परेचर रेंज पे क्रिस्टलाइज होते हैं, यानी कि T1 से स्टार्ट होते हैं और T2 पे एंड होते हैं क्रिस्टलाइज होना या सॉलिडिफाई होना। तो इस रेंज को जब आप प्लॉट करते हैं कॉम्पोजिशन रेंज के अगेंस्ट, यानी कि टेम्परेचर सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर को जब आप प्लॉट करते हैं कॉम्पोजिशन रेंज के अगेंस्ट, तो आपके पास इस तरह की फेज डायग्राम जो है वो बनकर आती है, जिसके थ्रू आपको बहुत सी चीज़ें उस एलॉय के बारे में पता चलती हैं। तो ये जो फर्स्ट फेज डायग्राम आप देख रहे हैं ये बेसिकली एक ऐसे एलॉय का है जो कि दो मेटल से मिलकर बना है, मेटल ए और मेटल बी, और ये मेटल ए और मेटल बी सॉलिडिफाई होके सॉलिड सोल्यूशन बना रहे हैं, सॉलिड फॉर्म में सॉलिड सोल्यूशन बना रहे हैं। यानी कि ये जो एलॉय है ये सॉलिड जब बन गया है तो इसमें जो मेटल कंपोनेंट है वो स्टिल सॉल्युबल है, यानी कि सॉलिड सोल्यूशन बना रहे हैं। तो इसका जो फेज डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन होती है वो इंडिकेट कर रही है लिक्विडस लाइन, यानी कि लिक्विडस लाइन से ऊपर जो एलॉय होता है वो लिक्विड होता है, और ये नीचे वाली लाइन जो है वो इंडिकेट कर रही है सॉलिडस लाइन, और इससे बिलो जो होता है वो एलॉय सॉलिड होता है। और इन दो लाइन्स के बीच में जो एलॉय होता है ये क्या होता है, यहाँ पे सॉलिड प्लस लिक्विड की फॉर्म में होता है। और ये लाइन जितनी ज़्यादा सेपरेट होती है इसका मतलब होता है कि कोरिंग हो रही है, यानी कि कोड स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो रहा है, दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस है और कोड स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, और होमोजेनाइजेशन हीट ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है ताकि कोड स्ट्रक्चर को रिमूव किया जा सके। TMA शो करता है मेल्टिंग पॉइंट मेटल ए का और TMB शो करता है मेल्टिंग पॉइंट मेटल बी का। इसके बाद हमने जो था वो डिस्कस किया था एक और फेज डायग्राम जो कि यूटेक्टिक एलॉय की फेज डायग्राम थी, और इसमें जो ये एलॉय था ये भी दो मेटल से मिलकर बना है, मेटल ए और मेटल बी। लेकिन ये जो मेटल ए और मेटल बी हैं ये सॉलिड फॉर्म में जो है वो कम्प्लीटली इनसॉल्युबल है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सॉलिड ए अलग जो है वो सोल्यूशन सॉलिड एलॉय में प्रेजेंट है और सॉलिड बी जो है वो अलग से जो है वो उस एलॉय में प्रेजेंट है, यानी कि जो दोनों मेटल कंपोनेंट्स हैं इस एलॉय के ये सॉलिड फॉर्म में जो है वो कम्प्लीटली इनसॉल्युबल है। तो ये जो है वो इस तरह की आपके पास फेज डायग्राम आती है यूटेक्टिक एलॉय की, जिसके मेटल कंपोनेंट जो है वो कम्प्लीटली इनसॉल्युबल है सॉलिड स्टेट में। तो TMA मेल्टिंग पॉइंट हो गया मेटल ए का, TMB हो गया मेल्टिंग पॉइंट मेटल बी का। और ये जो लाइन है आपके पास जो कि V शेप में जा रही है ACE, ये लिक्विडस लाइन है, BCD जो है वो आपके पास सॉलिडस लाइन है। और ये जो C है कंपोनेंट, ये आप देख सकते हैं कि C ये यूटेक्टिक एलॉय कहलाता है। ये यूटेक्टिक एलॉय क्यों कहलाता है C, कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सब में क्या है, T1 है T2 है, यानी कि रेंज है, टेम्परेचर रेंज पे जो है वो ये सॉलिडिफाई हो रहे हैं, या जो सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर भी सेम होता है, मेल्टिंग टेम्परेचर भी सेम होता है मेटल एलॉय का। तो आप देख सकते हैं कि रेंज ऑफ टेम्परेचर है जिस पे ये सॉलिडिफाई हो रहा है या मेल्ट हो रहा है ये एलॉय। लेकिन जो C पे जो एलॉय की कॉम्पोजिशन है इसका सिंगल पॉइंट है, यानी कि एक सिंगल पॉइंट पे ये मेल्ट करता है और क्रिस्टलाइज करता है या सॉलिडिफाई होता है। तो ऐसे एलॉय जो कि प्योर मेटल की तरह जिनका सिंगल स्पेसिफिक मेल्टिंग टेम्परेचर या क्रिस्टलाइन सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर होता है उसे यूटेक्टिक एलॉय कहा जाता है। आई होप कि यहाँ पे आपको ये वाला कॉन्सेप्ट या ये वाली फेज डायग्राम्स थोड़ी क्लियर हो गई होंगी।
अब यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया फेज डायग्राम के बेसिक कॉन्सेप्ट को कि फेज डायग्राम क्या होती है और फेज डायग्राम को किस तरह से रीड करते हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिल्वर कॉपर सिस्टम की फेज डायग्राम को और इसके थ्रू समझेंगे कि किस तरह से टाइप 3 और टाइप 4 गोल्ड एलॉयज को हार्डन किया जाता है। सिल्वर कॉपर जो एलॉय है, इसके जो मेटल कंपोनेंट होते हैं ये सॉलिड स्टेट में पार्शियली सॉल्युबल होते हैं। और हमने एलॉय के बेसिक कॉन्सेप्ट में ये ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जब भी कोई एलॉय जिसके मेटल कंपोनेंट पार्शियली सॉल्युबल होते हैं तो इसका सॉलिड स्टेट में स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि इसका जो सॉलिड स्ट्रक्चर होता है वो मिक्सचर होता है दो सॉलिड सोल्यूशन का। यानी कि अगर वो एलॉय दो एटम्स मेटल से मिलकर बना दो मेटल अगर वो एलॉय दो मेटल से मिलकर बना है तो उसके हाफ में प्रेजेंट होगा मेटल ए का मिक्सचर हो सॉलिड सोल्यूशन होगा मेटल बी में, और दूसरा मेटल बी का सॉलिड सोल्यूशन होगा मेटल ए में। तो ये जो सिल्वर कॉपर एलॉय होता है ये इसके भी जो मेटल कंपोनेंट होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पार्शियली सॉल्युबल होते हैं। यानी कि सॉलिड स्टेट में इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है कि मिक्सचर होता है। मिक्सचर किस चीज़ का होता है? दो सॉलिड सोल्यूशन का। एक सॉलिड सोल्यूशन होता है जिसे अल्फा सॉलिड सोल्यूशन कहा जाता है, जिसमें कॉपर मेटल के आइटम्स जो होते हैं वो डिसॉल्व हुए हुए होते हैं सिल्वर में, इसे अल्फा सॉलिड सोल्यूशन कहा जाता है। और बीटा सॉलिड सोल्यूशन कहा जाता है जिसमें सिल्वर जो होता है या सिल्वर के जो मेटल आइटम्स होते हैं ये डिसॉल्व हुए हुए होते हैं कॉपर में, इसे बीटा सॉलिड सोल्यूशन कहा जाता है। क्योंकि जो सिल्वर कॉपर एलॉय है इसकी सॉलिड स्टेट में, यानी कि सॉलिड स्टेट में इसके जो मेटल कंपोनेंट होते हैं सिल्वर और कॉपर ये पार्शियली सॉल्युबल होते हैं। तो पार्शियली सॉल्युबल किस तरह से होते हैं? जब भी किसी मेटल एलॉय के मेटल कंपोनेंट पार्शियली सॉल्युबल होंगे तो सॉलिड स्टेट में इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा? मिक्सचर होगा। यानी कि मिक्सचर किसका होगा? जैसे अगर सिल्वर कॉपर एलॉय है तो इसमें दो मेटल कंपोनेंट है सिल्वर और कॉपर। तो सॉलिड स्टेट में दो तरह के सॉलिड सोल्यूशन देखने में आएंगे। एक अल्फा सॉलिड सोल्यूशन जिसमें कॉपर मेटल जो है वो डिसॉल्व हुआ है सिल्वर में, और बीटा सॉलिड सोल्यूशन जिसमें सिल्वर मेटल जो है वो डिसॉल्व हुआ है कॉपर में। और इसमें देख सकते हैं कि ये जो AED लाइन है इसे लिक्विडस लाइन कहा जाता है, यानी कि इस लाइन से ऊपर सिल्वर कॉपर लिक्विड स्टेट में होते हैं, और ये जो लाइन है ABECD इसे सॉलिडस लाइन कहा जाता है, यानी कि इससे नीचे ये एलॉय सॉलिड स्टेट में होता है। और इन दो लाइंस के जो है वो बीच में ये जो एलॉय होता है ये सॉलिड प्लस लिक्विड मिक्सचर की फॉर्म में होता है। और ये जो पॉइंट E है ये यूटेक्टिक एलॉय यानी कि यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन को शो कर रहा है सिल्वर कॉपर एलॉय की। और ये जो दो लाइंस हैं BF और CG ये सॉल्वस लाइंस कहलाती हैं, और ये इंडिकेट करती हैं, जैसे कि BF लाइन इंडिकेट करती है डिक्रीजिंग सॉलिबिलिटी ऑफ कॉपर इन सिल्वर, और CG लाइन जो है वो इंडिकेट करती है डिक्रीजिंग सॉलिबिलिटी ऑफ सिल्वर इन कॉपर। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो वैसे वैसे इसकी सॉलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही होती है। जैसे कि यहाँ पे बीटा सॉलिड सोल्यूशन है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो सॉल्वस लाइन है ये शो कर रहा है कि ये जो सॉलिबिलिटी है, यानी कि बीटा सॉलिड सोल्यूशन में कौन से सॉल्युबल हुए हुए होते हैं? सिल्वर मेटल आइटम्स जो है वो डिसॉल्व हुए हुए होते हैं कॉपर में। तो ये जो CG लाइन होती है ये शो कर रही होती है सिल्वर की डिक्रीजिंग सॉलिबिलिटी विद टेम्परेचर, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर भी रिड्यूस हो रहा है इसकी सॉलिबिलिटी भी डिक्रीज हो रही होती है। इसी तरह BF सॉल्वस लाइन जो है वो शो कर रही होती है डिक्रीजिंग सॉलिबिलिटी ऑफ कॉपर इन सिल्वर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि BF लाइन जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे इसकी सॉलिबिलिटी भी जो है वो कॉपर की सिल्वर में डिक्रीज हो रही है, इसे सॉल्वस लाइन कहा जाता है। तो सिल्वर कॉपर सिस्टम के अकॉर्डिंग किस तरह से जो है वो एज हार्डनिंग को ये हार्डनिंग के प्रोसेस को समझा जाता है, ये तो बेसिक आपने अभी इसकी फेज डायग्राम समझ ली कि इस फेज डायग्राम से पता क्या चल रहा है। तो इस फेज डायग्राम से सिंपली पता चल रहा है कि सिल्वर कॉपर जो है वो सॉलिड स्टेट में पार्शली सॉल्युबल होते हैं, इसलिए अल्फा सॉलिड सोल्यूशन होते हैं, बीटा सॉलिड सोल्यूशन दो बनते हैं, सॉल्वस लाइन है, लिक्विडस लाइन है, यूटेक्टिक एलॉय की कॉम्पोजिशन हमने देख ली है। वो सारी चीज़ें अभी हमने इसका पॉइंट बेसिक फेज डायग्राम जो है वो रीड कर लिया है, स्टडी कर लिया है। अब हम सिल्वर कॉपर जो है वो फेज डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि किस तरह से टाइप 3 और टाइप 4 गोल्ड एलॉयज को हार्डन किया जाता है। जब भी टाइप 3 या टाइप 4 गोल्ड एलॉयज को 300 से 600 टेम्परेचर पे हीट करते हैं, क्योंकि 300 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग टेम्परेचर नहीं है। जब आप इसे हीट करते हैं तो होता क्या है इस टेम्परेचर पे
कि जो मेटल आइटम्स होते हैं, स्पेशली कॉपर के जो आइटम्स होते हैं, कि डिफ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं, इनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, स्लो डिफ्यूजन इनकी स्टार्ट हो जाती है। और अगर इस टेम्परेचर पे इनको मेंटेन रखते हैं या बहुत ही स्लोली कूल डाउन करते हैं, यानी कि इस टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं कुछ टाइम तक, तो क्या होता है कि ये जो अल्फा सॉलिड सोल्यूशन है, इसके जो कॉपर एटम्स होते हैं ये प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो कॉपर एटम की प्रेसिपिटेशन होती है, डिफ्यूजन होती है, ये स्लिप प्लेन की मूवमेंट को प्रिवेंट करती है। जब स्लिप प्लेन की मूवमेंट नहीं होगी तो उस एलॉय की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ होगी, हार्डनेस भी इंक्रीज़ होगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ हो जाती हैं, क्योंकि एलॉय या मेटल जो है वो अपनी डिफॉर्म कैसे होते हैं, फ्रैक्चर कैसे होते हैं, जब उनकी डिसलोकेशन मूव करती हैं स्लिप प्लेन पे। तो ये जो गोल्ड एलॉयज होते हैं, जब आप इन्हें हीट करते हैं 300 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये जो हीट करते हैं 300 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो कॉपर एटम डिफ्यूज़ होते हैं, प्रेसिपिटेट करते हैं अल्फा सॉलिड सोल्यूशन से, और ये डिसलोकेशन की मूवमेंट अलोंग द स्लिप प्लेन नहीं होने देते, जिसकी वजह से ये जो एलॉय होता है टाइप 3 और टाइप 4 गोल्ड एलॉय, ये हार्डन हो जाता है। तो इस प्रोसेस के थ्रू जो हार्डनिंग होती है, इसे एज हार्डनिंग कहा जाता है या फिर प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग कहा जाता है। आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि सिल्वर और कॉपर की प्रेजेंस की वजह से किस तरह से टाइप 3 और टाइप 4 गोल्ड एलॉयज एज हार्डनिंग या प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग के थ्रू हार्डन हो जाते हैं जब उन्हें हीट करते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड से 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब हम गोल्ड कॉपर सिस्टम यानी कि गोल्ड कॉपर की फेज डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि किस तरह से टाइप 3 और टाइप 4 गोल्ड एलॉयज जो हैं वो हार्डन होते हैं, क्योंकि जो गोल्ड एलॉयज होते हैं उनमें सिल्वर भी प्रेजेंट होता है, गोल्ड भी प्रेजेंट होता है, कॉपर भी प्रेजेंट होता है। अभी हम इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करेंगे, लेकिन अभी हम सेपरेट पढ़ रहे हैं। अभी हमने सिल्वर कॉपर के थ्रू पढ़ा कि सिल्वर कॉपर के थ्रू किस तरह से जो है वो किस तरह से टाइप 3 और टाइप 4 गोल्ड एलॉयज को हार्डन किया जा सकता है हीट ट्रीटमेंट के थ्रू। अब हम पढ़ रहे हैं कि गोल्ड और कॉपर की प्रेजेंस की वजह से किस तरह से टाइप 3 और टाइप 4 गोल्ड एलॉयज को हार्डन किया जाता है। फिर आगे जाके हम नेक्स्ट सेक्शन में इनके कंबाइंड कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो अब यहाँ पे हम गोल्ड कॉपर की जो है वो फेज डायग्राम देखते हैं। गोल्ड कॉपर सॉलिड फॉर्म में सॉलिड सोल्यूशन बनाते हैं, यानी कि सॉलिड जो गोल्ड कॉपर के एलॉय होते हैं, इनमें गोल्ड और कॉपर जो है वो कम्प्लीटली सॉल्युबल होते हैं, यानी कि सॉलिड सोल्यूशन बनाते हैं। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि गोल्ड और कॉपर की जो ये फेज डायग्राम है, इसमें ये लिक्विडस लाइन है और सॉलिडस लाइन है। और इसमें आप एक चीज़ नोट करेंगे कि ये जो लिक्विडस लाइन है, ये वाली लिक्विडस लाइन है जिसे मैंने अभी मार्क किया है, और ये वाली लाइन जो है वो सॉलिडस लाइन है। तो ये लिक्विडस लाइन और सॉलिडस लाइन कितनी क्लोज है, और इवन एक पॉइंट पे तो ये आपस में कॉन्साइड कर रही है। तो ये जो जब लिक्विडस और सॉलिडस लाइन आपस में इस तरह से क्लोज होती है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि जो दो मेटल कंपोनेंट्स हैं इसके जिससे ये एलॉय बन रहा है, उनके मेल्टिंग टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और कोड स्ट्रक्चर डेवलप होने के चांसेस भी बहुत ही कम है। जब भी सॉलिडस और लिक्विडस लाइन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों जो मेटल कंपोनेंट हैं उनके मेल्टिंग टेम्परेचर में डिफरेंस है और कोड स्ट्रक्चर डेवलप होने के चांसेस हैं। तो गोल्ड कॉपर सिस्टम जो है वो क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में गोल्ड कॉपर दोनों म्यूचुअली सॉल्युबल होते हैं और ये सॉलिड सोल्यूशन बनाते हैं एलॉय में, और सॉलिडस और लिक्विडस लाइन जो है वो बहुत ही क्लोज होती हैं, इसलिए कोड स्ट्रक्चर डेवलप होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो जो टाइप 3 और टाइप 4 गोल्ड एलॉयज होते हैं, इनमें जो गोल्ड और कॉपर होते हैं उनकी अरेंजमेंट किस तरह की होती है कि ये बनाते हैं रैंडम सॉलिड सोल्यूशन, जिसमें आप रैंडम सॉलिड सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स की रैंडम डिसऑर्डर अरेंजमेंट होती है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये कौन से जो है वो क्यूबिक अरेंजमेंट है, क्रिस्टल लैटिस की फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट है, जिसमें डिसऑर्डरली जो है वो डिसऑर्डर अरेंजमेंट हुई है गोल्ड और कॉपर आयंस की या मेटल्स की। आप देख सकते हैं आप यहाँ पे कि जो गोल्ड और कॉपर के मेटल के आयंस हैं ये किस तरह से जो है वो रैंडमली अरेंज हुए होते हैं। तो ये जो टाइप 3 और टाइप 4 गोल्ड एलॉयज में गोल्ड और कॉपर की इस तरह से अरेंजमेंट होती है, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक जो है वो इसका स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, और जिसमें मेटल यानी कि गोल्ड और कॉपर के जो मेटल्स आइटम होते हैं इनकी डिसऑर्डर या रैंडम अरेंजमेंट होती है। लेकिन अब आप यहाँ पे फेज डायग्राम में दो पॉइंट्स देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये फेज डायग्राम में एक ये चीज़ जो हो रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 40% और 90% गोल्ड कंसंट्रेशन पे, यानी कि जब भी गोल्ड कॉपर एलॉय है या गोल्ड कॉपर जो सिस्टम है, इसमें अगर गोल्ड की कंसंट्रेशन 40% से 90% तक होती है,
तो फिर एलॉय के अंदर ये एबिलिटी होती है कि उनमें सॉलिड सॉलिड ट्रांजिशन हो सकती है, यानी कि उनका जो सॉलिड स्ट्रक्चर है वो चेंज हो सकता है, यानी कि ये जो डिसऑर्डर्ड लेटिस स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल लेटिस स्ट्रक्चर होता है, ये ऑर्डर्ड लेटिस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो सकता है, जो कि आप यहाँ पे ये दूसरी इमेज में देख सकते हैं कि ऑर्डर्ड लेटिस स्ट्रक्चर क्या है, जिसमें गोल्ड और कॉपर के जो एटम्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि गोल्ड को एक्सप्रेस किया है ब्लैक से और कॉपर को एक्सप्रेस किया है, शो किया है इन्होंने यहाँ पे वाइट से। तो ये जो गोल्ड और कॉपर दोनों के जो मेटल आइटम्स होते हैं, इनकी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट हो जाती है, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट हो जाती है। तो ये जो क्रिस्टल लेटिस की अरेंजमेंट होती है, जिसमें गोल्ड और कॉपर की एक पर्टिकुलर अपनी अरेंजमेंट होती है, जिसमें वो एक स्पेसिफिक साइड जो है वो क्रिस्टल लेटिस में ऑक्यूपाई करते हैं, ऐसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को सुपर लेटिस कहा जाता है। तो यहाँ पे अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि जो गोल्ड कॉपर होते हैं, यानी कि गोल्ड कॉपर फेज डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि टाइप 3 और टाइप 4 गोल्ड एलॉयज को किस तरह से हार्डन किया जा सकता है। तो अभी हमने ये समझा कि गोल्ड कॉपर जो एलॉय होते हैं, इनकी जो क्रिस्टल लेटिस की जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है कि क्रिस्टल लेटिस किस तरह का होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है, जिसमें जो मेटल कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो डिसऑर्डरली, यानी कि मेटल एटम्स जो होते हैं वो डिसऑर्डरली या रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी कि उनकी डिसऑर्डर अरेंजमेंट होती है, जो कि आप फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं। लेकिन उसके साथ ये फेस डायग्राम ये बता रहा है कि अगर इसमें एलॉय में गोल्ड की कंसंट्रेशन 40% से 90% होती है, तो इस एलॉय के अंदर ये एबिलिटी होती है कि उसमें ट्रांजिशन हो सकती है, सॉलिड सॉलिड ट्रांजिशन हो सकती है। सॉलिड सॉलिड ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है कि उसका जो सॉलिड स्ट्रक्चर है, यानी कि सॉलिड स्ट्रक्चर पहले क्या था, जिसमें कॉपर और गोल्ड के जो मेटल आइटम थे उनकी रैंडम अरेंजमेंट थी। तो ये जो सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, इसकी सॉलिड सॉलिड ट्रांजिशन में ये सॉलिड स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है एक ऑर्डर्ड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में या ऑर्डर्ड क्रिस्टल लेटिस स्ट्रक्चर में, जिसमें कॉपर और गोल्ड दोनों के मेटल आइटम्स की एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है, यानी कि गोल्ड और कॉपर के जो मेटल आइटम्स होते हैं, ये क्रिस्टल लेटिस में स्पेसिफिक साइड्स को जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं, जो कि आप यहाँ पे सेकंड फिगर में देख सकते हैं। ऐसे क्रिस्टल लेटिस जिसमें गोल्ड और कॉपर जो है वो स्पेसिफिक साइड्स को ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं, इन्हें कहा जाता है सुपर लेटिस। तो ये जो क्रिस्टल लेटिस की जो कन्वर्जन है सुपर लेटिस में, ये रूम टेम्परेचर पे नहीं हो सकती, इसके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि मेटल आइटम्स को मूव करना होता है। वो क्रिस्टल लेटिस में स्पेसिफिक साइड्स कैसे ऑक्यूपाई करेंगे, ये मेटल आइटम्स मूव करेंगे जब, तो मेटल आइटम्स को मूव करवाने के लिए क्या होता है कि हीट किया जाता है, यानी कि जब आप टाइप 3 और टाइप 4 गोल्ड एलॉयज को हीट करते हैं, यानी कि जब आप टाइप 3 और टाइप 4 गोल्ड एलॉयज को हीट करते हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 400 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, तो इसमें इतनी एनर्जी आती है या इतनी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उस हीट की वजह से कि ये कॉपर और गोल्ड के एटम्स जो है वो मूव करते हैं और ये जो है वो सुपर लेटिस स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म कर लेते हैं। तो ये जो सुपर लेटिस स्ट्रक्चर जब फॉर्म होता है, तो सुपर लेटिस स्ट्रक्चर जब फॉर्म हो रहा है तो दो चीज़ें हो रही हैं। डिसऑर्डर्ड जो मेटल की अरेंजमेंट थी, यानी कि डिसऑर्डर्ड जो कॉपर और गोल्ड की अरेंजमेंट थी, वो अब ऑर्डर्ड हो गई है, यानी कि एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट हो गई है गोल्ड और मेटल आइटम की। और पहले जो इनकी फेस सेंटर्ड क्यूबिक जो थी वो स्ट्रक्चर था क्रिस्टल लेटिस का, वो अब टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है। तो ये जो साइज और शेप जो चेंज हो रहा है क्रिस्टल लेटिस का, गोल्ड कॉपर के क्रिस्टल लेटिस का, और ये सुपर लेटिस स्ट्रक्चर बन रहा है, ये जो होता है वो स्लिप प्लेन की मूवमेंट को जो है वो प्रिवेंट करता है, डिसलोकेशन की मूवमेंट को प्रिवेंट करता है और हार्डन करता है टाइप 3 और टाइप 4 गोल्ड एलॉयज को। अगर गोल्ड की जो कंसंट्रेशन है वो 75% या 75% से ज़्यादा है, तो जो सुपर लेटिस फॉर्म होता है उसका फॉर्मूला होता है CuAu, यानी कॉपर और गोल्ड, इस तरह का फॉर्मूला होता है, जो कि आप इस फेस डायग्राम में देख सकते हैं, जिसे मैं मार्क कर रही हूँ। लेकिन अगर गोल्ड की कंसंट्रेशन 40 to 60% के बीच में होती है, तो जो सुपर लेटिस जो क्रिस्टल लेटिस फॉर्म होता है या सुपर लेटिस जो स्ट्रक्चर होता है, उसका फॉर्मूला होता है Cu3Au। तो ये फेस डायग्राम में ये Cu3Au और CuAu यही बता रहे हैं कि अगर गोल्ड की कंसंट्रेशन 75% है या उससे ज़्यादा है, तो आपके पास जो सुपर लेटिस फॉर्म होता है उसका फॉर्मूला होता है CuAu, और जो अगर गोल्ड की कंसंट्रेशन 40 to 60% के बीच में होती है, तो जो सुपर लेटिस फॉर्म होता है उसका फॉर्मूला होता है Cu3Au। तो ये जो क्रिस्टल लेटिस की कन्वर्जन है सुपर लेटिस में, जिसमें साइज और शेप चेंज हो रहा है क्रिस्टल लेटिस का,
ये स्लिप प्लेन या डिसलोकेशन की मूवमेंट को प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से जो टाइप 3 और टाइप 4 गोल्ड एलॉयज होते हैं ये हार्डन हो जाते हैं। इस तरह से जो है वो हार्डन, और ये जो हार्डनिंग होती है इसे ऑर्डर हार्डनिंग कहा जाता है। तो अब हमने इन दोनों फेज डायग्राम के थ्रू, यानी सिल्वर कॉपर फेज डायग्राम के थ्रू हमने समझा कि किस तरह से प्रेसिपिटेशन या एज हार्डनिंग के थ्रू टाइप 3 या टाइप 4 गोल्ड एलॉयज हार्डन होते हैं, और गोल्ड कॉपर सिस्टम के थ्रू हमने समझा कि किस तरह ऑर्डर हार्डनिंग के थ्रू टाइप 3 और टाइप 4 गोल्ड एलॉयज जो हैं वो हार्डन होते हैं। तो यहाँ पे तो अभी हमने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कर लिया हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट का, कि हमने दो फेज डायग्राम डिस्कस की कि बेसिकली इन फेज डायग्राम क्या बता रही हैं, कौन से टेम्परेचर पे। अब हम की प्रैक्टिकल कंसिडरेशन करते हैं कि जब भी हम फॉर एग्जांपल कोई कास्ट रेस्टोरेशन बना रहे हैं गोल्ड एलॉयज से, तो किस तरह से उसे हीट ट्रीटमेंट के जरिए हार्डनिंग किया जाता है, कब टेम्परेचर दिया जाता है, कब किया जाता है, ये चीज़ तो क्लियर ही नहीं हुई। अभी तो हमें थ्योरेटिकली पता चल गया कि हाँ जब हीट करते हैं तो जब अगर 300 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है तो कॉपर आइटम डिफ्यूज़ कर रहे हैं, एज हार्डनिंग या प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग हो रही है। 200 से 400 में जब हीट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि सुपर लेटिस फॉर्म हो रहा है, जिसकी वजह से हार्डनिंग हो रही है, जिसे ऑर्डर हार्डनिंग कहते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ हमारा क्लियर हो गया कि ये दोनों जो हार्डनिंग हो रही है, प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग और जिसे एज हार्डनिंग भी कहते हैं, और दूसरी ऑर्डर हार्डनिंग, दोनों में जो है वो सिल्वर और कॉपर की प्रेजेंस का होना, तो सिल्वर और कॉपर की प्रेजेंस का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए टाइप 1 और टाइप 2 गोल्ड एलॉयज को जो है वो हार्डन नहीं किया जा सकता हीट ट्रीटमेंट के थ्रू। अब हम इस हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट के कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जांपल आप एक कास्ट रेस्टोरेशन बना रहे हैं क्राउन, जिसे जिसे आपने टाइप 4 एलॉयज से बनाया है और उसे आपने फर्दर हार्डन भी करना है हीट ट्रीटमेंट के थ्रू। तो आपने क्या करना होता है कि जो कास्टिंग है, जो कास्ट रेस्टोरेशन है, आप उसे पूरा कंप्लीटली बना लेते हैं, उससे फिनिश कर देते हैं, उससे पॉलिश कर देते हैं, फिर उसकी हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट करते हैं। हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है टाइप 3 टाइप 4 एलॉयज की, कि उसे हीट करते हैं अबव 450 डिग्री सेंटीग्रेड और स्लोली कूल डाउन करते हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। स्लोली कूल डाउन इसलिए करते हैं ताकि उस मटेरियल में एज हार्डनिंग भी हो, यानी कि प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग भी हो और ऑर्डर हार्डनिंग भी हो। क्योंकि प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग में क्या होता है कि कॉपर आइटम जो है वो डिफ्यूज़ होते हैं, प्रेसिपिटेट करते हैं, तो वो स्लो प्रोसेस होता है, इसलिए स्लोली कूल किया जाता है। और ऑर्डर हार्डनिंग में क्या होता है कि क्रिस्टल लेटिस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सुपर लेटिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, तो वो भी टाइम लेता है, तो इसलिए स्लोली कूल डाउन किया जाता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। फिर क्वेंच करते हैं, क्वेंच का मतलब रैपिडली कूल डाउन करते हैं। तो जब रैपिडली कूल डाउन करते हैं तो फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर भी फॉर्म हो जाता है, उसकी हार्डन भी हो गया वो हीट ट्रीटमेंट के थ्रू, और वो क्वेंच के जरिए आपने फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर भी रिपीट कर लिया। ये एग्जैक्ट हीट ट्रीटमेंट डिटेल वेरी भी कर सकती है, मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड कर रहा होता है मैन्युफैक्चर डिटेल पे कि आप कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब भी आप हीट करते हैं अबव 450 डिग्री सेंटीग्रेड और स्लोली कूल डाउन करते हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ऐसा नहीं होता कि अभी एज हार्डनिंग हो रही है या फिर अब ऑर्डर हार्डनिंग होगी। दोनों प्रेसिपिटेशन, एज हार्डनिंग और ऑर्डर हार्डनिंग दोनों साथ हो रही होती हैं उस कास्ट रेस्टोरेशन में। और प्रैक्टिस में टाइप 3 जो गोल्ड एलॉयज होते हैं उनके लिए बहुत ही रेयरली ये हीट ट्रीटमेंट परफॉर्म की जाती है, लेकिन टाइप 4 के लिए जिन्हें बहुत ज़्यादा हाई लोड बियरिंग एरियाज में यूज़ करना होता है, उनको जो है वो हीट ट्रीटमेंट के थ्रू फर्दर हार्डन किया जाता है। फिर हार्डनिंग करने के बाद आप दोबारा से रीपॉलिश करते हैं कास्टिंग को। आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि टाइप 3 और टाइप 4 एलॉयज को हार्डन किया जा सकता है हीट ट्रीटमेंट के थ्रू। और क्यों हार्डन किया जा सकता है, क्योंकि उनमें सिल्वर और कॉपर की सफिशिएंट कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से उनमें प्रेसिपिटेशन, एज हार्डनिंग हो सकती है और ऑर्डर हार्डनिंग हो सकती है, जो कि टाइप 1 और टाइप 2 गोल्ड एलॉयज के साथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइप 1 और टाइप 2 गोल्ड एलॉयज में सिल्वर और कॉपर की कंसंट्रेशन बहुत ही कम होती है। तो अब तक हमने डिस्कस कर लिया इस लेक्चर में कोहेसिव गोल्ड फिलिंग यानी कि प्योर गोल्ड फिलिंग को और गोल्ड के एलॉयज को। गोल्ड के एलॉयज में भी हमने वो गोल्ड के एलॉयज डिस्कस किए जिनमें गोल्ड की हायर कंसंट्रेशन यूज़ की जाती है, यानी कि हाई गोल्ड एलॉयज को हमने डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे एलॉयज को जिनमें नोबल मेटल कंटेंट जो है वो एटलीस्ट 25% होता है या 25% से ज़्यादा होता है, लेकिन 75% से कम होता है नोबल मेटल कंटेंट। इस कैटेगरी में दो तरीके के एलॉयज आते हैं और वो हैं मीडियम एंड लो गोल्ड एलॉयज एंड सिल्वर पैलेडियम एलॉयज। अब हम देख लेते हैं इन दोनों एलॉयज को डिटेल में। ये जो
जो एलॉयज थे जिनमें नोबल मेटल का कंटेंट रिड्यूस कर दिया गया था, ये इस वजह से किया गया था कि नोबल मेटल्स जो थे वो इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, इनकी प्राइस कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही थी, तो पेशेंट के लिए अफोर्डेबिलिटी का इशू आ रहा था। तो इसलिए ऐसे नोबल मेटल एलॉयज जो थे वो इंट्रोड्यूस करवाए गए जिनमें गोल्ड के कंटेंट को जो था वो रिड्यूस कर दिया गया था और दूसरे नोबल मेटल का कंटेंट जो था वो इंक्रीज़ कर दिया गया था। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मीडियम गोल्ड एलॉयज। मीडियम गोल्ड एलॉयज वो गोल्ड एलॉयज होते हैं जिनमें गोल्ड कंटेंट 40 to 60% होता है। उसके अलावा इनमें सिल्वर और पैलेडियम होता है और कॉपर 10 to 15% होता है। पैलेडियम को जो होता है वो इसलिए ऐड किया जाता है ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट करता है सिल्वर की टेंडेंसी कि वो टार्निश ना करे, यानी कि सिल्वर में जो टेंडेंसी होती है टार्निश करने की, यानी कि सरफेस डिस्कलरेशन की, उसे जो है वो ये पैलेडियम कॉन्ट्रैक्ट करता है। और ये जो कॉपर की जो प्रेजेंस है ये अलाउ करती है कि ऑर्डर हार्डनिंग हो सके, यानी कि जैसे कि अभी हमने टाइप 3 और टाइप 4 गोल्ड एलॉयज के साथ डिस्कस किया कि किस तरह से कॉपर की प्रेजेंस की वजह से ऑर्डर हार्डनिंग होती है, सुपर लैटिस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो इसलिए मीडियम गोल्ड एलॉयज में भी कॉपर जो है वो ऐड किए जाते हैं ताकि वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं ऑर्डर हार्डनिंग के थ्रू। इसके बाद आ जाते हैं लो गोल्ड एलॉयज। लो गोल्ड एलॉयज में गोल्ड की कंसंट्रेशन 10 to 20% होती है, सिल्वर 40 to 60% होता है और पैलेडियम अप टू 40% होता है। इनकी जो है वो अपीयरेंस वाइट होती है लो गोल्ड कंटेंट की वजह से। अब हम डिस्कस करते हैं लो गोल्ड एलॉयज और मीडियम गोल्ड एलॉयज की प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशन को। तो मीडियम गोल्ड एलॉयज को रिकमेंड किया जाता है सेम एप्लीकेशन के लिए जो कि टाइप 3 और टाइप 4 गोल्ड एलॉयज को जिनके लिए रिकमेंड किया जाता है। मीडियम गोल्ड एलॉयज और लो गोल्ड एलॉयज ये भी बायो कंपैटिबल होते हैं, इनकी करोजन रेजिस्टेंस भी अच्छी होती है, गुड क्लिनिकल परफॉर्मेंस होती है, एक्सेप्टेबल प्रॉपर्टीज़ हैं और सबसे बढ़ के ये कॉस्ट इफेक्टिव है, लोअर कॉस्ट है एज़ कम्पेयर टू जो हाई गोल्ड या ट्रेडिशनल कास्टिंग जो गोल्ड एलॉयज है। इसकी वजह से अब जो ये वाले एलॉयज हैं ये ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू हाई गोल्ड एलॉयज। अब हम डिस्कस करते हैं सिल्वर पैलेडियम एलॉयज। सिल्वर पैलेडियम जैसे कि नेम से पता चल रहा है तो इसमें प्रीडोमिनेंटली जो मेटल कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं वो हैं सिल्वर और पैलेडियम। पैलेडियम जो है वो इम्प्रूव करता है करोजन रेजिस्टेंस को और टार्निश को प्रिवेंट करता है, जो कि यूजली सिल्वर के साथ एसोसिएटेड होते हैं, यानी कि सिल्वर के अंदर ये टार्निश की एबिलिटी होती है। टार्निश हमने पढ़ा था कि सरफेस डिस्कलरेशन को कहते हैं। तो ये जो पैलेडियम होता है ये करोजन रेजिस्टेंस को भी इम्प्रूव करता है और ये सिल्वर की टार्निश की जो कैपेबिलिटी होती है उसे भी रिड्यूस करता है। इन एलॉयज को 1960 पे इंट्रोड्यूस करवाया गया था एज एन ऑल्टरनेटिव टू हाई गोल्ड एलॉयज और इन्हें वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। ये जो सिल्वर पैलेडियम एलॉयज होते हैं ये बहुत ही सुइटेबल ऑल्टरनेटिव होते हैं गोल्ड एलॉयज से। इनको बस एक चीज़ का जो ध्यान रखना होता है वो ये रखना होता है कि कास्टिंग के दौरान इन्हें बहुत एहतियात से आपने कास्ट करना होता है, अदरवाइज़ ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो सूटेबल ऑल्टरनेटिव है गोल्ड एलॉयज के लिए। इनकी एक्सेप्टेबल क्लिनिकल परफॉर्मेंस है, कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं, ये बायोकम्पैटिबिलिटी भी इनकी सही है। तो इस वजह से जो है वो इन्हें एज एन ऑल्टरनेटिव टू गोल्ड एलॉयज जो है वो सिल्वर पैलेडियम एलॉयज को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सिल्वर पैलेडियम एलॉयज की अगर कॉम्पोजिशन देखें तो सिल्वर पैलेडियम एलॉय में बेसिकली बहुत ही कम गोल्ड होता है या बिल्कुल भी गोल्ड प्रेजेंट नहीं होता है। इनमें मेनली सिल्वर और पैलेडियम प्रेजेंट होता है और पैलेडियम की कंसंट्रेशन भी मिनिमम एटलीस्ट 25% होती है और स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ कॉपर, जिंक और इंडियम जो है वो ऐड किए जाते हैं इसमें। सिल्वर पैलेडियम एलॉयज की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इनका हाई कास्टिंग टेम्परेचर होता है लेकिन ये बायोकम्पैटिबल होते हैं। हाउएवर टार्निशिंग रिड्यूस कर देता है पैलेडियम इसकी, लेकिन स्टिल जो है वो टार्निशिंग के चांसेस विद टाइम जो है वो हो जाती हैं इन एलॉयज के साथ। इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो टाइप 3 गोल्ड एलॉयज से जो है वो सिमिलर होती हैं। इनकी लो डेंसिटी होती है जिसकी वजह से इन्हें कास्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। लो डेंसिटी की वजह से कास्ट करना क्यों डिफ़िकल्ट हो जाता है, जब हम ये कास्टिंग का चैप्टर, जब हम कास्टिंग का लेक्चर करेंगे तो वहाँ पे हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ ये चीज़ जहन में रखनी है कि लो डेंसिटी की वजह से कास्टिंग में जो है वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। और पैलेडियम के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि ये लिक्विफाई स्टेज में, यानी कि जब ये लिक्विड फॉर्म में मेल्टेड होता है तो ये ऑक्सीजन को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है जिसकी वजह से पोरोसिटीज़ आ जाती हैं कास्टिंग में। तो इसको अवॉइड करने के लिए ओवर हीट नहीं करना होता और मोल्टन एलॉय की ऑक्सीडेशन को जो है वो अवॉइड करना होता है।
और इसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अच्छी हैं, हार्ड होता है, रिजिड होता है, इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं टाइप 3 गोल्ड एलॉयज़ की तरह। हाउएवर इसकी डक्टिलिटी जो है वो पुअर होती है और क्रोजन के चांसेस जो हैं वो इसमें ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर 25% प्लेडियम का कंटेंट प्रेजेंट है तो क्रोजन के चांसेस जो हैं वो फिर इसकी लाइफ टाइम में जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं काफ़ी हद तक। तो ये जो सिल्वर प्लेडियम एलॉयज़ होते हैं, अगर इन्हें आप केयरफुली कास्ट करें, क्योंकि इनकी लो डेंसिटी होती है और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी की वजह से पोरस कास्टिंग हो सकती है। सिर्फ इन दो चीज़ों की वजह से इनकी अगर कास्टिंग आपने बहुत केयरफुली कर ली तो बाकी जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है, बायोकम्पैटिबिलिटी है, इसकी जो है वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, यानी कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि ये जो है वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है जितना कि गोल्ड एलॉयज़ होते हैं। तो ये मटेरियल्स जो हैं वो बहुत ही अच्छी और सुइटेबल ऑल्टरनेटिव हैं फॉर गोल्ड एलॉयज़। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के कॉन्सेप्ट को। सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सी रेस्टोरेशन या अप्लाइंसेस ऐसी होती हैं कि जिन्हें दो या तीन पार्ट्स में जो है वो बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल कि आपने अभी जैसे कि हमने कास्ट रेस्टोरेशन में ब्रिज की पिक्चर देखी थी, तो जब बहुत ही बड़ा आप ब्रिज बना रहे होते हैं तो पूरे ब्रिज को एक साथ नहीं बनाते बल्कि उससे 2 या 3 डिफरेंट पार्ट्स में बनाते हैं। जैसे कि अगर आपको इतना बड़ा ब्रिज बनाना है तो आप उसे 2 या 3 डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो इन ब्रिज को बनाते हैं, स्मॉल स्मॉल 3 पार्ट्स में जो है वो इन ब्रिज को बनाते हैं और इन 3 पार्ट्स को बाद में ज्वाइन किया जाता है। यानी कि ब्रिज आपने बनाना है मेटल या अलॉय से और इन ब्रिजेस को आपने बाद में ज्वाइन करना होता है। तो ये जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस होता है, इन पार्ट्स को जो है वो ज्वाइन किया जाता है सोल्डरिंग या ब्रेजिंग के थ्रू। तो फ़ौरन से जहन में आता है कि अभी हमने वेल्डिंग भी डिस्कस किया था जिसमें मेटल को हम ज्वाइन करते हैं हीट या प्रेशर अप्लाई करके। तो ब्रेजिंग, सोल्डरिंग और वेल्डिंग तीनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। वेल्डिंग में आप क्या करते हैं कि 2 मेटल के कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल कि हमने यहाँ पे ये जो है ब्रिज बनाया है 2-3 कंपोनेंट्स में जिसे ज्वाइन करके एक सिंगल ब्रिज बनाना है। तो अगर आप इन मेटल कंपोनेंट्स को ज्वाइन करते हैं आपस में हीट या प्रेशर अप्लाई करके तो ये प्रोसेस वेल्डिंग कहलाता है। और सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में क्या होता है कि अगर आप ये जो मेटल कंपोनेंट है इसे ज्वाइन करते हैं किसी दूसरे मटेरियल के थ्रू, फॉर एग्जांपल कि ये 3 कंपोनेंट है जैसे आपने आपस में ज्वाइन करना है, तो आप इन कंपोनेंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि ये जो 2 कंपोनेंट है इसके लिए आपने एक ऐसा मटेरियल लिया है, इन दोनों के बीच में अप्लाई किया एंड देन उससे जो था वो आपने इन 2 पार्ट्स को आपस में ज्वाइन किया। फिर आपने जो था वो उस एक मटेरियल यूज़ किया ज्वाइन करने के लिए 2 डिफरेंट मटेरियल्स को, यानी कि ये जो 2 डिफरेंट पार्ट्स थे मेटल के, इन्हें ज्वाइन करने के लिए जो आपने मटेरियल या मेटल या अलॉय यूज़ किया है, तो ये जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस होता है इसे सोल्डरिंग या ब्रेजिंग कहा जाता है। सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में डिफरेंस ये होता है कि सोल्डरिंग को लोअर टेम्परेचर में करते हैं, यानी कि सोल्डरिंग में भी आप 2 मेटल के पार्ट्स को ज्वाइन करते हैं एक मटेरियल यानी कि तीसरे मेटल के थ्रू, यानी कि तीसरे जो है वो मेटल या अलॉय के थ्रू आप जो है वो उन 2 मेटल कंपोनेंट्स को ज्वाइन करते हैं लेकिन लोअर टेम्परेचर पे। और ब्रेजिंग सेम ही पर काम है, यानी कि 2 मेटल कंपोनेंट को या 2 मेटल के पार्ट्स को आप तीसरे मेटल मटेरियल के थ्रू ज्वाइन कर रहे होते हैं। इससे ब्रेजिंग में भी सेम करते हैं आप, लेकिन ब्रेजिंग को हाई टेम्परेचर पे किया जाता है। तो ये किस तरह से किया जाता है, फॉर एग्जांपल कि ये 2 मेटल के कंपोनेंट हैं और मुझे इन्हें जो है वो ज्वाइन करना है, तो आप क्या करते हैं कि एक ऐसा अलॉय या मेटल लेते हैं जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर इन दोनों मेटल या अलॉय कंपोनेंट से जो है, यानी कि ये जो 2 कंपोनेंट जिन्हें आपने ज्वाइन करना है ये मेटल से बने हुए या अलॉय से बने हुए हैं, इनका कोई ना कोई मेल्टिंग टेम्परेचर होगा। तो जो इनका मेल्टिंग टेम्परेचर होता है तो वो मेटल या अलॉय जिसे आप यूज़ कर रहे हैं इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर इन दोनों के मेल्टिंग टेम्परेचर से कम होना चाहिए, ताकि आप इसे जब मेल्ट करें और इसे मेल्टेड स्टेट में जब ज्वाइन करें तो ये दोनों जो हैं वो पार्ट मेल्ट ना हो बल्कि ये सॉलिड स्टेट में ही हो। तो ये दोनों जो होते हैं जिन्हें पार्ट्स इनको आपने ज्वाइन करना होता है ये सॉलिड स्टेट में होते हैं और जिस मटेरियल के थ्रू आप इन्हें ज्वाइन कर रहे होते हैं ये लिक्विड स्टेट में होता है। तो इस तरह से लाइक अ ग्लू एग्जिस्ट कर रहा होता है, ये कोई अलॉय या मेटल ही होता है। यूजली जो है वो यूटैक्टिक अलॉय यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि यूटैक्टिक अलॉय की यूजली जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो कम होता है मेटल कंपोनेंट से, प्योर मेटल कंपोनेंट से। तो इसलिए जो है वो यूटैक्टिक अलॉय को सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में यूज़ किया जाता है। तो ये जो आपके पास अलॉय होता है जिससे आप ये 2 मेटल कंपोनेंट को ज्वाइन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, इस अलॉय का जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है जो कि 2 मेटल कंपोनेंट को ज्वाइन कर रहा है या अलॉय के कंपोनेंट को ज्वाइन कर रहा है,
ये जो है इसका मेल्टिंग टेम्परेचर इन दोनों से कम होता है, ये लिक्विड स्टेट में आता है और इनको आपस में जो है वो ज्वाइन कर देता है। और ज्वाइन के होने के बाद क्या होता है कि बिल्कुल थिन सी इस मटेरियल की जो है वो लेयर होती है और इसने इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर दिया होता है। और सोल्डरिंग और ब्रेजिंग की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि डेंटिस्ट्री में बहुत सी अप्लायंस और रेस्टोरेशन को दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट पार्ट्स में बनाया जाता है और फिर इन दो पार्ट्स को जो है वो सेपरेटली ज्वाइन करते हैं सोल्डरिंग या ब्रेजिंग के प्रोसेस के थ्रू। ब्रेजिंग हाई टेम्परेचर पे किया जाता है, सोल्डरिंग लो टेम्परेचर पे किया जाता है। और सोल्डरिंग और ब्रेजिंग दोनों में आप कोई फिलर मटेरियल यानी कि कोई ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जो कि इन दो डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में ज्वाइन करवाता है। यही डिफरेंस होता है ब्रेजिंग और सोल्डरिंग का वेल्डिंग से। अब हम डिस्कस करते हैं ब्रेजिंग के प्रोसेस को। ब्रेजिंग का प्रोसेस हमने डिस्कस किया कि ब्रेजिंग के प्रोसेस में हम दो जो कंपोनेंट होते हैं अप्लायंस के जो कि किसी मेटल या एलॉय से बने हुए हैं, इन्हें ज्वाइन करवाते हैं तीसरे मटेरियल से, जिसे ब्रेजिंग के केस में ब्रेजिंग मटेरियल कहा जाता है। ब्रेजिंग मटेरियल एक ऐसा एलॉय होता है जो कि फिलर मटेरियल के तौर पे यूज़ किया जाता है और उससे दो डिफरेंट कंपोनेंट्स को जो है वो अप्लायंस या डेस्टोरेशन के उन्हें ज्वाइन करवाते हैं ताकि वो अप्लायंस या डेस्टोरेशन कंप्लीट हो सके। ब्रेजिंग कब करते हैं आप? जब आपके पास कोई अप्लायंस या रेस्टोरेशन या प्रोसेसेस ऐसी होती है जिसे आपने 2 या 3 पार्ट्स में सेपरेटली बनाया होता है और बाद में आपने इसे ज्वाइन करना होता है। तो ब्रेजिंग मटेरियल के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो एक ऐसा ज्वाइन बनाए जो कि कोरोजन रेजिस्टेंट हो, यानी कि जो ब्रेजिंग मटेरियल है जिसने इन दो कंपोनेंट्स को ज्वाइन किया है, तो इस ब्रेजिंग मटेरियल में किसी भी किस्म की जो है वो कोरोजन नहीं होनी चाहिए। और ब्रेजिंग मटेरियल का जो फ्लो टेम्परेचर है, फ्लो टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि मेल्टिंग टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर में ये लिक्विड फॉर्म में आ जाए वो होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द एलॉय बीइंग ज्वाइन। यानी कि ये जो दो पार्ट्स हैं जो कि आप जिनको ज्वाइन कर रहे हैं, ये जिन एलॉय से बने हुए हैं, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है इससे कम होना चाहिए इस ब्रेजिंग मटेरियल के मेल्टिंग पॉइंट को। तो ये जो फ्लो टेम्परेचर है इसे यही कहा जाता है, इसे इसी तरह से ही डिफाइन किया जाता है कि फ्लो टेम्परेचर वो टेम्परेचर है या वो लोवेस्ट टेम्परेचर है जिसमें ये जो फिलर मटेरियल है या ब्रेजिंग मटेरियल होता है ये लिक्विड या फ्लूइड की फॉर्म में होता है और ये इन दोनों पार्ट्स को जिन्हें ज्वाइन करवाना होता है वहाँ पे फ्लो कर जाता है और उन्हें आपस में ज्वाइन करा देता है। आई होप कि यहाँ पे आपका ब्रेजिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि सोल्डरिंग का कॉन्सेप्ट भी यही है कि जिसमें आप अप्लायंस या जो भी रेस्टोरेशन या प्रोसेस है जिसे आपने दो पार्ट्स में बनाया है, उन दो पार्ट्स को आप आपस में ज्वाइन करते हैं किसी तीसरे मटेरियल के तौर पे। और सोल्डरिंग के केस में उसे सोल्डर या सोल्डरिंग मटेरियल कहा जाता है। तो सोल्डर या सोल्डरिंग मटेरियल का काम ये होता है कि ये दो डिफरेंट पार्ट्स को प्रोसेसेस या अप्लायंस के ज्वाइन करता है। इस प्रोसेस को जो है वो सोल्डरिंग कहते हैं। यानी कि सोल्डरिंग के प्रोसेस में आप मेटल को ज्वाइन करते हैं इंटरमीडिएट एलॉय यानी कि एक फिलर एलॉय से जिसका लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है। यानी कि ये जो सोल्डरिंग मटेरियल है या फिलर एलॉय है जो कि दो डिफरेंट कंपोनेंट्स को ज्वाइन करवा रहा है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये जो दोनों कंपोनेंट्स जिस एलॉय से बने हुए हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। तो जो गोल्ड कास्टिंग एलॉयज होते हैं यानी कि गोल्ड कास्टिंग एलॉयज होते हैं उनके लिए जो सोल्डर या सोल्डरिंग मटेरियल यूज़ किए जाते हैं वो बने हुए होते हैं मिक्सचर किसके होते हैं, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर का। तो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है इसकी वजह से ये होता है कि लो मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो अचीव हो पाता है। फिर जिंक और टिन को फर्दर ऐड किया जाता है जो कि इसके टेम्परेचर को रिड्यूस कर देते हैं एटलीस्ट 50 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो ऑफ द कास्टिंग गोल्ड एलॉयज। यानी कि अगर आपने एक ब्रिज बनाया है गोल्ड एलॉय से, यानी कि कास्टिंग गोल्ड एलॉय से आपने ब्रिज बनाया है दो पार्ट्स में, तो आपने सोल्डरिंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट ये होती है कि इस सोल्डरिंग मटेरियल का यानी कि ये जो फिलर मटेरियल है जो कि इन दो पार्ट्स को ज्वाइन करेगा, इसका टेम्परेचर मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो इन दोनों ये जो दो पार्ट्स हैं जिनको ज्वाइन करना है, ये जिस एलॉय से बने हुए हैं, जिस गोल्ड एलॉय से बने हुए हैं उसके मेल्टिंग टेम्परेचर से कम होना चाहिए। तो जो गोल्ड एलॉयज होते हैं जिन्हें आपने सोल्डरिंग के प्रोसेस के थ्रू ज्वाइन करना होता है, उनके लिए जो सोल्डरिंग मटेरियल यूज़ किए जाते हैं वो यूजली बने हुए होते हैं कॉपर, गोल्ड और सिल्वर से, और जिंक और टिन उनमें ऐड किया जाता है। तो वो क्या करता है कि उस सोल्डरिंग मटेरियल का जो टेम्परेचर होता है वो इस कास्टिंग गोल्ड एलॉय के टेम्परेचर से एटलीस्ट 50 और 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो कम कर देता है। तो इस तरह से जो है वो आप कास्टिंग गोल्ड एलॉयज के कंपोनेंट को सोल्डरिंग के प्रोसेस के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि कितनी तरह के सोल्डर्स जो हैं वो अवेलेबल है। सोल्डर्स यानी कि वो एलॉयज जिन्हें यूज़ किया जाता है दो मेटल कंपोनेंट्स को ज्वाइन करने के लिए।
तो सबसे पहले गोल्ड सोल्डर्स होते हैं जिनमें गोल्ड प्रेजेंट होता है, सिल्वर होता है, कॉपर होता है, जिंक और टिन प्रेजेंट होता है। और इसकी जो फ्यूजन रेंज लिमिट होती है, फ्यूजन रेंज लिमिट कहा जाता है, यानी कि इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो 750 डिग्री सेंटीग्रेड से 900 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इन गोल्ड सोल्डर्स को स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है गोल्ड एलॉयज़ को ज्वाइन करने के लिए, यानी कि अगर आप किसी ऐसी प्रोसेस को ज्वाइन कर रहे हैं जो कि गोल्ड एलॉय से बनी है तो उसके लिए ये गोल्ड सोल्डर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। गोल्ड सोल्डर्स के बाद आ जाते हैं सिल्वर सोल्डर्स पे। सिल्वर सोल्डर की कॉम्पोजिशन में प्रेजेंट होते हैं सिल्वर कॉपर एलॉयज और जिंक और कैडमियम। और इनका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है या फ्यूजन रेंज लिमिट होती है वो 600 टू 750 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। और इन्हें स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है ऐसे अप्लायंस प्रोसेसेस या रेस्टोरेशन के कंपोनेंट्स को ज्वाइन करने के लिए जो कि बेस मेटल एलॉयज से बने हुए होते हैं या फिर स्पेसिफिकली स्टेनलेस स्टील से बने हुए होते हैं। अब हम यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, वो है डेंटल फ्लक्सेस। के डेंटल फ्लक्सेस क्या होते हैं कि जब भी आप सोल्डर्स, यानी कि वो सोल्डर्स कहा जाता है उन एलॉयज़ को जो कि दो डिफरेंट मेटल कंपोनेंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं सोल्डरिंग के प्रोसेस के थ्रू। तो सोल्डर्स के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने मेल्टिंग या सॉफ्टनिंग टेम्परेचर पे ऑक्सीडेशन हो सकती है उनमें। और अगर सोल्डर्स में ऑक्सीडेशन हो गई तो बहुत ही वीकेंड सोल्डर जॉइंट्स बनते हैं, यानी कि वो जो कंपोनेंट्स आपस में ज्वाइन हो रहे हैं उन सोल्डर्स के थ्रू वो बहुत ही वीकेंड जो है वो ज्वाइन बनता है। और दूसरा ये होता है कि जो मेटल कंपोनेंट्स जिनको आपस में ज्वाइन कर रहे होते हैं उनके ऊपर भी एक थिन ऑक्साइड फिल्म होती है जिसकी वजह से ज्वाइनिंग की क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है। यानी कि आप सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में क्या कर रहे हैं बेसिकली कि दो डिफरेंट मेटल कंपोनेंट्स को या दो डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं मेटल या अलॉय से बने हुए अप्लायंस को उनको आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। तो वो जो कंपोनेंट्स होते हैं इनके ऊपर भी थिन ऑक्साइड फिल्म होती है जो कि रेजिस्ट करती है, जो कि जॉइंट की क्वालिटी को रिड्यूस करती है। और ये सोल्डर्स भी जो हैं वो ससेप्टेबल होते हैं ऑक्सीडेशन से, यानी कि अपने मेल्टिंग या फ्यूजन टेम्परेचर पे ये ऑक्सीडाइज हो सकते हैं जिसकी वजह से बहुत ही वीकेंड सोल्डर जॉइंट बनता है। तो इसके लिए यूज़ किए जाते हैं, तो इन दोनों प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ किए जाते हैं डेंटल फ्लक्सेस। तो फ्लक्सेस का काम क्या होता है कि जब आप इनको सोल्डर्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये उनकी ऑक्सीडेशन नहीं होने देते। और दूसरा, जब आप इन्हें अप्लाई करते हैं उन कंपोनेंट्स पे, अप्लायंस के उन कंपोनेंट्स पे जो कि मेटल या अलॉय से बने हुए हैं जिन्हें आपने ज्वाइन करना है, जब उनके ऊपर अप्लाई करते हैं तो उनके ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर होती है उसे ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो जो कॉमन फ्लक्सेस डेंटिस्ट्री में यूज़ होते हैं वो हैं फ्लोराइड सोल्ट्स और बोरेक्स। फ्लोराइड सॉल्ट्स जो होते हैं वो स्पेशली इफेक्टिव होते हैं अगेंस्ट द टिनेशियस ऑक्साइड फिल्म जो कि क्रोमियम कंटेनिंग अलॉयज में प्रेजेंट होती है। तो अब यहाँ पे हमारा गोल्ड और नोबल मेटल एलाइज का लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप कि ये लेक्चर आपको हेल्प करेगा गोल्ड और नोबल मेटल एलाइज समझने में।